अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9। सॉरी मैं इस हफ्ते थोड़ा लेट हो गया। मेरे बेटे को चिकन पॉक्स निकले हुए इस वजह से। तो मगर ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपके जो गिले शिकवे हैं, अभी उस्मान का किसी मैसेज आया हुआ था मेरे ख्याल में, सर खुदा का नाम है भेज दें भैया, मैंने जॉब भी करनी होती है और उसके बाद लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है। कल मेरी पूरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक लेक्चर तो हो ही जाए, मगर ये लेक्चर मेरे ख्याल में 4 लेक्चर्स पे भारी है। और इसके बाद एक गुड न्यूज़ है, तो वो इसके बाद बताऊँगा। मुझे लगता है इस लेक्चर के एंड तक मैं खुद ही गुड न्यूज़ भूल जाऊंगा। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अगेन जिन जिन लोगों ने लाइक किया बहुत बहुत शुक्रिया फेसबुक पे। तो आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़रा जो वॉल सॉकेट और पैच पैनल दिखा दूंगा। तो ये जी पैच पैनल का फ्रंट होता है, ये इस तरह का पैच पैनल होता है और इसमें से एक एक केबल निकल के आपके स्विच के अंदर लगी हुई होती है। ठीक है। तो हर पैच पैनल के ऊपर ना नंबर लिखा होता है, लाइक इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। और इसके बैक एंड पे ना आपकी आके इथरनेट की केबल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है। हर एक एक केबल आके निकल के लगी होती है, यानी एक केबल के अंदर आपके पास 8 केबल्स होती हैं, यानी 4 पेयर्स होते हैं। और वो फिर यहाँ से निकल के दीवार के अंदर से गुजर गुजर के और फिर इसके अंदर आ रहे होते हैं। और अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 और इसके ऊपर लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है ये जो 2 केबल है वो ये यहाँ पे जा रही है। ठीक है। और यहाँ से केबल निकल के आपके स्विच में जा रही होती है। ठीक है। तो ये वॉल सॉकेट कहलाती है, ये पैच पैनल कहलाता है। ठीक है। ये आपकी कैबिनेट में लगा हुआ होता है और इसके साथ स्विच पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और ये जो सी है आपकी बिल्डिंग के अंदर दीवार पे लगी हुई होती है। ठीक है। जिस तरह घर में टेलीफोन की सॉकेट लगी हुई होती है। ठीक है। इस तरह की चीज़ है। आगे चलते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हु वेयर इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। लास्ट टाइम हमने स्पैनिंग ट्री के लूप्स पढ़े थे, वो जो स्विच थे, स्विच नेटवर्क है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है और उसमें फिर स्विचिंग लूप्स होते हैं जब रिडंडेंसी आ जाती है। आईसीएनडी लेवल 1 के अंदर सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन है। आईसीएनडी लेवल 2 के अंदर जाके हम स्पैनिंग ट्री फुल इन डेप्थ पढ़ेंगे और उसके लिए मेरे ख्याल में मुझे 2 लेक्चर्स या एक लंबा लेक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर पे, अगले चैप्टर पे पहुंच गए हैं बुक के, यानी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम 3rd चैप्टर पे पहुंच गए, दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस। ये वायरलेस का चैप्टर है। ठीक है आपका। तो वायरलेस आप में से सबको पता होगा कि वायरलेस है क्या, कि हमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके बावजूद हम कनेक्ट हो जाते हैं नेटवर्क से। मुझे अच्छी तरह याद है, अब से 5-6 साल पहले जो है ना, मैंने वायरलेस राउटर लिया, घर में लगाया, लैपटॉप लिया और उससे कनेक्ट किया, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। ठीक है। जब पहली दफ़ा आप वायरलेस का नेटवर्क लगाते हो, मुझे अच्छी तरह याद है मैं रात के 3-4 बजे तक उसके साथ घुलता फिरता रहा, फिर उसके बाद कहीं जाके वो सॉर्ट आउट हुआ। उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था बैंड चैनल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं खुद सीसीएनए नहीं किया हुआ था उस टाइम, एमसीएसई की हुई थी। तो विल फाइंड आउट। ठीक हो गया। तो जब आपके नेटवर्क के अंदर वायरलेस आ जाता है तो हर बंदा कहने लग जाता है आई नीड वायरलेस, इस अ बिजनेस नीड, मैं तो इसके बगैर काम ही नहीं कर सकता, और इस तरह के सारे मसले। ठीक है। तो ये जो ब्लॉग का लिंक मैंने दिया हुआ है, ये वो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे लोड किया हुआ है, मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद। ये मैंने कुछ अर्सा पहले एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर मैंने बताया था कि वायरलेस डिप्लॉयमेंट के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। की फैक्टर्स क्या होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप उसको पढ़ें तो शायद आपको वो समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि वायरलेस जो सी है वो फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करती है, जिस तरह हमारी साइन वेव्स होती हैं। ठीक है। अब मैं उसकी सारी इन डेप्थ में नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल में जिसको बहुत ज़्यादा शौक है तो वो फिज़िक्स पढ़ ले, और जिसको मेरी तरह शौक नहीं है वो जान छुड़ा ले। ठीक है। तो लाइक सॉर्ट ऑफ ये साइन वेव्स होती हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। ठीक है। और नंबर ऑफ़ वेव्स जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से क्रॉस करती हैं विद इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहता हूँ कि ये स्पेसिफिक पॉइंट है और यहाँ से नंबर ऑफ़ वेव्स 1 सेकेंड के अंदर लाइक 1000 वेव्स गुजरती हैं, तो सॉर्ट ऑफ 1000 हर्ट्ज़ मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और अगर 100,000 हो जाएगी तो मेगा हर्ट्ज़ हो जाएगी, फिर इसी तरह गीगा हर्ट्ज़ हो जाएगी, जो 1000 का मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल इस फिज़िक्स थिंग। ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि पीरियोडिक टाइम क्या होता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक टाइम इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ द फ्रीक्वेंसी, के आधी आधी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है
उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाए 1 के साथ तो पीरियोडिक टाइम निकल आता है। फिर अगर आपने स्पीड मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद वेवलेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड है। आई एम नॉट गोना गो इन डेप्थ इन इट, ठीक है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है कि आपकी जो वायरलेस की एपी है, या जो वायरलेस की एपी क्या होती है, या वायरलेस का एक्सेस पॉइंट क्या होता है। जिस तरह हमारा नेटवर्किंग का स्विच होता है, इस तरह वायरलेस की ए का स्विच होता है, दैट इज़ नोन एज वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वो क्या होता है, वो एक बॉक्स होता है और उसके ऊपर एंटीने लगा होता है या नहीं लगा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स। आजकल जो एंटीने आ रहे हैं उनके, आजकल जो वायरलेस की एपीज आ रही हैं उनमें एंटीना नहीं होता, और वो जो से हैं वायरलेस के सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। वायरलेस इज सॉर्ट ऑफ अ वेव, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं वेव्स, ठीक है। आपकी जिस तरह साउंड की वेव्स होती है, इसी तरह वायरलेस में भी वेव्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसीज और ये सारी ड्रामेबाजी, ठीक है। मगर ये जो सा है ये शेयर्ड मीडियम होता है और ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। ये एक बहुत की पॉइंट है, दिस इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके पास मार्केटिंग का बंदा आएगा, कहेगा जी ये टेक्नोलॉजी लगाएं, आपको 300 Mbps मिल जाएगी, ठीक है। वो 300 Mbps नहीं मिलेगी। जब आप उससे इन डेप्थ जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई वो 300 Mbps है ही नहीं। आप कहेंगे यार 300 Mbps मिल रही है मुझे, इथरनेट पे 100 Mbps मिल रही है तो बहुत अच्छी है। आपको ये बताता चलूँ, आपको ये लेक्चर सुनने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो मुझे आपसे 2 साल पहले तक क्लियर नहीं था, कि वायरलेस के ऊपर कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होती है, और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अगर कोई कह रहा है 300 Mbps तो आपकी ईथरनेट की वो 150 Mbps के इक्वल हो जाती है। और अगर हम फर्दर डिटेल में जाए और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो वो 100 Mbps के इक्वल भी नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वायरलेस का जो आपका हेडर होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका ईथरनेट का हेडर। आपको याद है हमने ईथरनेट का एक हेडर पढ़ा था 802.3, ये ईथरनेट का स्टैंडर्ड था हमारा कॉपर का, जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता था, लेयर 2 पे, ठीक है। इसी तरह वायरलेस का एक स्टैंडर्ड है 802.11, ठीक है। वो एड्रेस करता है कि लेयर 2 का फ्रेम कैसा होगा, तो लेयर 2 का फ्रेम उसका बड़ा होता है। हम इसको इन डेप्थ डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। गो के सिस्को की बुक के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। आज का लेक्चर ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बना दी थी, फिर अब से 1 घंटा पहले बैठ के मुझे एहसास हुआ, मैं क्या नहीं यार ज्यादती ना कर काशिफ, और ना मैंने कुछ स्लाइडें काट दी बीच में से, ठीक है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बकवास इधर यहाँ ऐसी कर रहा हूँ जो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो इस चीज़ की वजह से करनी पड़ रही है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही आदत है पढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बेसिक लेवल से लेके चलते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कभी ट्रबल शूटिंग की जरूरत पड़े तो ट्रबल शूट हो जाए। सिस्को इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी डिस्कस करूंगा जो सिस्को ने डिस्कस ही नहीं की हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। मेरे ख्याल में ICND की बुक अभी कोई लेटेस्ट आई नहीं है। अगर 2-3 सालों में सिस्को वो बुक लिखेगी तो उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेगी जो कि मैंने घुसा दी आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बैंड्स कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती हैं, ठीक है। और उन फ्रीक्वेंसीज को लाइसेंस कर दिया गया। आप हर चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, हर फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आपने 2 ऑफिस आपस में कनेक्ट करने हैं और आपने से कहा मुझे 3 गीगाहर्ट्ज़ पे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग आपस में 2 ऑफिस कनेक्ट कर दिए, और कुछ अरसे के बाद जी आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी के जो भी पाकिस्तान में डील करते हैं उन चीज़ों के साथ, या जो आपके कंट्री में डील करते हैं, तो वो कहेंगे भाईजान आपने तो ये फ्रीक्वेंसी बाय नहीं की भी, ठीक है। मगर उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसीज वर्ल्ड वाइड जो सी है, मगर इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो उन्होंने अनलाइसेंस्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कह दिया गया, ठीक है। वो अनलाइसेंस्ड बैंड है, उनके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर द एयर कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सिटी के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ पे लेके चलता हूँ, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। ये वायरलेस बैंड है, ये एक्सट्रीमली लो, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। ये ऑडियो हमारी साउंड कुछ इस रेंज में फॉल हो रही होती है, ठीक है। मीडियम, हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हमारी जो वायरलेस की बैंडविड्थ है वो इस अल्ट्रा हाई और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर फॉल करती है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर ये 902 से 928 मेगाहर्ट्ज़, रफली 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो अनलाइसेंस्ड आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो सेलुलर फ़ोन की 840 मेगाहर्ट्ज़ है, मगर ये वायरलेस की रेंज नहीं होती है, सेलुलर नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद अल्ट्रा हाई के थोड़े से लास्ट रेंज के अंदर 2.4 से 2.4835 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये गीगाहर्ट्ज़ होगी, ये मेगाहर्ट्ज़ थी, ठीक है। ये आप इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद सुपर हाई के अंदर ये 505 गीगाहर्ट्ज़ आ गई है, ठीक है। मगर ये जो रेंज है ये कंट्रीज़ वाइज वेरी कर रही है, ठीक है। तो मैंने मेनली यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड को देख के अपनी स्लाइड्स के अंदर डाला है, ठीक है।
तो ये कहाँ पिछली स्लाइड में चला गया, ठीक हो गया, रिज्यूम स्लाइड शो, ठीक है। अच्छा, अब अनलाइसेंस्ड बैंड है 902 से 928 मेगाहर्ट्ज़, आप इसे यूज़ करना चाहें आप करो, ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, भैया आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है, आप थोड़े अरसे में खुद ही तंग आ जाएंगे इससे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसीज पे अपने नेटवर्क या अपनी साइट्स कनेक्ट की हुई हैं, तो आपको शायद इंटरफेरेंस मिले आपस में, ठीक है। लाइक आपका ये ऑफिस है, ठीक है, और आप अपने ऑफिस के से दूसरे ऑफिस को से कनेक्ट कर रहे हैं, और आपने कहा जी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो है जी 500 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और इधर से एक और ऑफिस है उसकी भी फ्रीक्वेंसी इसी तरह की है, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी से कोलाइड करेगी, क्योंकि आप दोनों के दो एक ही स्पेक्ट्रम पे लाए कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आप ये कह लो कि मोटरवे है, मोटरवे पे लेन्स हैं लाइक 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 और ये 4 होगी, ठीक है। तो लेन 1 जो सी है वो फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ है, ये 2 गीगाहर्ट्ज़ है, ये 3 गीगाहर्ट्ज़ है, ये 4 गीगाहर्ट्ज़ है। 1 गीगाहर्ट्ज़ पे हमने कहा जी साइकिल भी जा सकती, मोटरसाइकिल भी जा सकती, रेडी भी जा सकती, सारा कुछ जा सकता है, ठीक है। 2 पे हमने कह दिया जी जो 10 रुपये टूल प्लाजा भरेंगे वो है, जो 20 रुपये भरेंगे वो ये हैं, और 30 रुपये वाले हैं जो 100 रुपये या 30 रुपये भरेंगे वो इस लेन में जा सकते हैं। अब अगर इस लेन के अंदर सबसे आगे जो है वो गदर रेडी वाला आ गया आपके, तो फिर आप तो लाहौर पहुँच जाएंगे 4-5 दिनों में, ठीक है। या फिर आप बीच में 2 नंबरी करेंगे, हम लोग करते होते हैं कि ओवरटेकिंग करेंगे, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये जो अनलाइसेंस्ड बैंड है इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। जब आपके अलावा बहुत सारे यूज़ कर रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके और उसके दरमियान इंटरफेरेंस आ जाए। इंटरफेरेंस यानी आपके सिग्नल्स आपस में कोलाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ जो सा है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को इन्होंने स्टैंडर्ड को, इन बैंड्स को इन्होंने नाम दिया ISM, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो बहरहाल ये हर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आप सब कर लो, बस इसको नाम ISM दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड, जो 5.150 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5.350 गीगाहर्ट्ज़ तक है। जापान में ये 5.485 तक जाता है गीगाहर्ट्ज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री वाइज कि किस कंट्री के ने कितनी रेंज को अनलाइसेंस्ड बैंड करार दे दिया गया। इसको नॉर्मली अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें UNII, तो ये अनलाइसेंस नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंड, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड को यूनी बैंड कहते हैं, और 900 मेगाहर्ट्ज़ और 2.4 को ISM कहते हैं, ठीक है। तो मगर जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी ऐसे सिटी के अंदर है जहाँ बहुत सारे लोग वायरलेस यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस आएगी, ठीक है। लाइक मेरे घर में के साथ वाले घर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं भी 2.4 यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट नेबर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है, या अगर मैं फ्लैट में रह रहा हूँ हम सारे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कर रहे हैं, तो उसमें इंटरफेरेंस आएगी। किस तरह आएगी, फिर हम उसमें चैनल्स ट्यून करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, वो फिक्स हो जाएगा, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वायरलेस जो सा है, सवाल ये पैदा होता है वायरलेस ईथरनेट से डिफरेंट किस तरह है, ठीक है। आपको याद है कि ईथरनेट का स्टैंडर्ड था 802.11, ठीक है, 802.3 सॉरी, 802.3 वायरलेस का स्टैंडर्ड था। फिर उसके बाद हमने एक और स्टैंडर्ड देखा जो 802.11 है, जो कि हमारा वायरलेस है। अब ये जो 802.11 है ये लेयर 1 एंड लेयर 2 पे चेंजेस करेगा, लेयर 3 लेयर 4 पे नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी वायरलेस के लिए TCP यूज़ नहीं होगा, IP एड्रेस यूज़ नहीं होगा, वो सारा कुछ यूज़ होगा, मगर वो लेयर 3 और लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने टच नहीं करना, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब हमने लेयर 2 का हेडर पढ़ा था ईथरनेट का, जिसमें हमारी कॉपर केबल की कनेक्टिविटी थी, तो हमने देखा था कि 14 बाइट्स का हेडर बन रहा है, और ये देखो 802.11 का कितने बाइट्स का हेडर बन रहा है, 30 बाइट्स का हेडर। तो ये डबल द साइज ऑफ द हेडर है। अगर मैं कहता हूँ मेरा ये डाटा पैकेट है, ठीक है, और इसके साथ इतना सा हेडर लगता है ईथरनेट पे, तो वायरलेस पे ये हेडर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब डाटा इसके अंदर कितना जा रहा था, ज़्यादा, और इसके अंदर कितना डाटा जा रहा था, कम जा रहा था, या MTU साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया, जो भी सिचुएशन है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने ईथरनेट के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी CSMA-CD, कोलिजन डिटेक्शन, कि कोलिजन होती है, वो ब्रीफ जैमिंग सिग्नल भेज देता है और उसके बाद फिर सब रुक जाते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर CSMACA यूज़ होता है, जो कैरियर अवॉइडेंस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्निक है। CSMACA कैसे काम करता है, जब दो डिवाइसेस मीडिया पे या वायरलेस के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाटा फेंकने लगती हैं, तो वो रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड के सिग्नल्स फेंकती हैं, ठीक है, कि क्या मैं डाटा फेंक सकती हूँ, हाँ जी अब आप फेंक सकते हो, ठीक है, फिर वो डाटा जाता है, ठीक है। अगर वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन फेंकता है कि भाई क्या मैं डाटा फेंक सकता हूँ, उसी टाइम किसी ने दे दिया, तो थोड़ा सा डैमेज होगा। साइकिलों का, कभी आपने सुना है साइकिल के एक्सीडेंट से जो है ट्रैफिक जैम हो जाए, नहीं होती, ठीक है। इसी तरह ट्रक के
तसादुम से या गाड़ियों के दो गाड़ियों के तसादुम से जो सा है वो ट्रैफिक जैम हो सकती है, साइकिल के नहीं। तो वो सारे डिवाइसेज जिन्होंने शेयर्ड मीडिया के ऊपर यूज़ कम्युनिकेशन करनी होती है यूजिंग CSMA कोलिजन अवॉइडेंस टेक्निक के साथ, वो क्या करती हैं कि छोटा सा एक पैकेट भेजती हैं, जा भाई निके जा बाहर जाके देखिए आज सड़क खाली है तो गड्डी कटांगे। वो वाली सिचुएशन है कि भाई वो छोटा जो पैकेट है वो बाहर जाके देखता है मीडिया क्लियर है तो वो होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एक और छोटी सी बहस आती है। मैं आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम लोगों ने एक जगह ना वायरलेस डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद ना अब लग तो जाता है वायरलेस, मगर वायरलेस की ट्रबल शूटिंग बहुत जलील करती है आपको। बल्कि आपके पास वो एक टेस्टर होता है फ्लूक का, क्लियर वायर के नाम पे। अगर आप फ्लूक की वेबसाइट पे जाए ना तो ये नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए हर साल जो से ना नए तरीके के ना वो टेस्टर निकाल रहे होते हैं, और काफ़ी इंटेलिजेंट इसके जो टेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका क्लियर वायर का एक वायरलेस का टेस्टर था। तो हुआ ये कि हमने जी एक जगह पे वायरलेस लगा दिया, वायरलेस लगा के हम आ गए। मैंने कहा ये बड़ा सुकून का काम है, बस लग गया ये तो। दो पेज लगाने होते हैं, एपी लग जाती है और एपी कनेक्ट हो जाती है। एपी जब मैं कह रहा हूँ तो एक्सेस पॉइंट, वो जो छोटा सा स्विच है जो सही है मैंने आपको यहाँ दिखाया। ठीक है, तो वो लगा के आ गए हम लोग। अब होता ये था कि थोड़ी देर से बाद हमें कंप्लेन आ गई, जी ये जो इस स्पेसिफिक फ्लोर के ऊपर जब वायरलेस लगा हुआ होता है तो ये दोपहर को जी बंद हो जाता है, कोई कनेक्ट नहीं कर सकता और स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हमने शुरू में उन्हें टाल टूल दिया, हमने कहा नहीं नहीं ये जब आप इंटरनेट की स्पीड, लोग ये कहते थे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, हमने टाल दिया। हमने कहा भाई वो जब आप लंच करते हो ना तो सारे इंटरनेट ब्राउज कर रहे होते हैं तो इस वजह स्लो हो जाता है। फिर थोड़ी देर से बाद आ गई जब वो क्रिटिकल, जब वो हेड के पास पहुंच गई तो फिर हमने भी काम किया जाके। तो काफ़ी देर खपते खुपते रहे, तो बहरहाल आखिर में पता चला कि जब लंच होता है तो लोग अपने माइक्रोवेव ओवन्स यूज़ करते हैं, और माइक्रोवेव जो सा इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। अब मुझे एग्जैक्टली बैंड याद नहीं, वो मेरे ख्याल में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, और वो ना कोई 22.4 और 2.450 के दरमियान कर रहा होता है। तो वो उससे जो चैनल 1 और 6 जो से ना वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो होता ये था कि जब वो दोपहर में लोग करते होते थे तो वो बैठ जाता था सारे का सारा वायरलेस का नेटवर्क, जितने जितने उस एरिया में होते थे या जो भी लोग थे। और जब उससे बाहर निकल जाते थे तो माइक्रोवेव यूज़ करना बंद कर, तो सब ठीक हो जाते थे। तो वायरलेस का सबसे बड़ा मसला ये होता है, इसको ट्रबल शूट करने के लिए आपके पास कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, गाइडेड मीडियम नहीं है। वायरलेस इज़ अ अनगाइडेड मीडिया, जहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, बस आपने फेंकने हैं, सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास अच्छे टेस्टर होने चाहिए, उसके बगैर ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी कि मेनली हम लोग जो दो बैंड्स डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल वायरलेस के अंदर, वो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ हैं। ठीक है, 2.4 थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, 5 अब बिल्कुल नई है, मगर आपकी CCNA की बुक ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट अब आई एम गोना गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दिस वन। ठीक है, अच्छा, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक खासियत होती है जो नॉन एज ए करेक्टरिस्टिक। 5 गीगाहर्ट्ज़ जो सी है डेफिनेटली आपको पता हायर फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, मगर उसका मसला ये होता है हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका डाटा रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, आप ज़्यादा डाटा भेज सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका कैरियर सिग्नल जो है ज़्यादा पावरफुल होता है और आप उसके ऊपर ज़्यादा डाटा भेज सकते हो, मगर उसकी रेंज कम होती है। ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये है कि अगर मेरे पास एक कमरा है और मैंने यहाँ पे एक वायरलेस की एपी लगा दी। ठीक है, सही मैंने कहा ये मेरी वायरलेस की एपी है और इससे सिग्नल निकल रहे हैं। ठीक है, और ये कवरेज दे रही है जी इससे इतने एरिए को। ठीक है, जब मैं इसी की जगह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लगाऊंगा, तो मुझे कलर का भी पता चल गया, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लगाऊंगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि जी वो ये कवरेज दे रही हो मुझे। ठीक है, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लो फ्रीक्वेंसी है, मगर उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, बट हायर डाटा रेट नहीं मिलता। बट नो हायर डाटा रेट, यहाँ पर नो होना चाहिए था। ठीक है ना, नो हायर डाटा रेट हायर नहीं मिलता, मगर उसकी रेंज ज़्यादा होती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ जो सी है ना, वो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली रिडार्स के लिए यूज़ होती है। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क लगा रहे हैं और आप एयरपोर्ट के पास हैं, तो कोई वेंडर या कोई जो भी वायरलेस के प्रोडक्ट्स बताता है, लाइक सिस्को बना रहा है, अरूबा बना रहा है, सीमेंस बना रहा है। सीमेंस ने अभी रिसेंटली मर्जर कर लिया एंटेरिसिस के साथ। तो बहुत सारे वेंडर हैं, एक न्यू रिसेंट वेंडर आया है जायरस के नाम पे, वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाता है। सब अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, सब इन्हीं रूल्स पे और सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, बहरहाल हम CCNA पढ़ रहे हैं तो सिस्को की बात करेंगे। तो वो 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा अगर आप एयरपोर्ट्स के पास हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के जो रेडार्स हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। तो यू हैव टू स्टिक विद 2.4 गीगाहर्ट्ज़, आप नई टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते, सॉरी।
कोई एयरपोर्ट के अंदर भी अगर काम कर रहा है तो एयरपोर्ट के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं लग सकता एज़ पर नाउ। कल को कोई टेक्नोलॉजी निकल जाए तो फिर मैं गलत हूँ, ठीक है। तो और दूसरी बात यह कि अगर मैं एपी से लाइक मेरे पास एक्सेस पॉइंट है और मैं एक्सेस पॉइंट के बिल्कुल पास बैठा हूँ तो यहाँ मुझे अच्छी स्पीड मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी और यहाँ पे आ जाऊँगा तो बिल्कुल स्पीड कम हो जाएगी। अगर यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा अनटिल अनलेस मेरे पास एक और एपी है जो इस एरिया को कवर कर रही है, तो फिर मैं उस एपी के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। ठीक हो गया। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ हायर फ्रीक्वेंसी, रेंज कम है क्योंकि वो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंसिंग सिग्नल्स होते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के, वो पेनिट्रेट नहीं करते वॉल के अंदर, ज़्यादा करते हैं मगर ज़्यादा नहीं करते, मगर डाटा रेट आपको फास्टर देते हैं, आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कम फ्रीक्वेंसी, रेंज ज़्यादा है मगर डाटा रेट फास्टर नहीं है। लाइक आप मैक्सिमम 24 Mbps पे कनेक्ट हो सकते हो, 54 Mbps पे कनेक्ट हो सकते हो, हम देखेंगे। और फिर डिस्टेंस फ्रॉम एपी, अगर आप एपी के पास बैठे हुए जो एक्सेस पॉइंट है तो आपको फास्टर स्पीड मिलेगी। जिस तरह ही आप दूर होते जाओगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप, मैंने इसकी तो स्लाइड की मत मार दी, ये देखो, हुर्रे गेम टाइम। ठीक है, अगर आप गूगल करें सिस्को वायरलेस एक्सप्लोरर गेम टाइम, ठीक है, तो सिस्को वायरलेस एक्सप्लोरर गेम है। सिस्को की वेबसाइट पे जाएंगे या आप गूगल से सिस्को की वेबसाइट पे चले जाएं तो वो गेम है, स्पेसशिप के ऊपर एक बनी हुई है और उसके अंदर एलियंस हैं। वो बताता है कि आपके पास एक एपी है, आप यहाँ पे एपी लगा दो और वो एपी ना इतने एरिया को कवर कर रही है। आपने जितने तमाम एलियंस है ना उन सबको जो सा है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी। फिर वो लेवल ना कुछ टफ हो जाता है, लाइक रास्ते के अंदर दीवार आ जाती है, दीवार आ जाती है तो वो आपका सिग्नल जो सा है यूँ तो जा रहा होता है मगर इस दीवार की इस साइड पे जो एलियन बैठा हुआ उसको नहीं मिल रहा होता, फिर आपको दूसरी एपी लगानी पड़ती, इसे यहाँ पे लगा दी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम, आई वुड सजेस्ट टू प्ले। तो मैं कुछ दिन पहले ही मैं वैसे ही रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिली थी, मुझे काफ़ी अर्सा पहले से नहीं पता था इस वेबसाइट का। तो अब तो मेरा बेटा भी खेलता होता, तुक्के लगा रहे होते हैं सारे बैठ के वो वहाँ पे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम, आई वुड सजेस्ट कि भाई ट्राई करो सिस्को वायरलेस एक्सप्लोरर गेम। बस आपको सिस्को की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर पूरी ज़िंदगी आपको ईमेलें भेजते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास सिस्को रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है फिर नहीं आप खेल सकते, मगर आप सब बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर। सिस्को पे जाके अकाउंट बना लो, ईमेल देना पड़ेगा, बस वो ईमेल पे हर चौथे दिन आपको एक नई ईमेल आई होगी। ठीक है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम, आई वुड सजेस्ट कि भाई आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, स्टोरी ऑफ आर एफ वेव्स। आर एफ वेव्स के अंदर ना लाइक 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा डिस्कस कर लें। एक है रिफ्लेक्शन, कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स बाउंस होती है लाइक मेटल और ग्लास से टकरा के, इस नोन एज एन रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग, कि जब किसी सरफेस से टकरा के और मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर चली जाए, इस नोन एज स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन, कि वेव्स जो है दीवार से पास थ्रू हो जाए, लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है नॉर्मली वो पास थ्रू हो जाता है, उसकी पेनिट्रेशन अच्छी है। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल स्टफ कि भाई ये स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है। CCNA के पेपर के अंदर एग्जाम में आ सकता है कि अगर मैंने एक वेव्स ली जो मेटल या ग्लास से टकरा के फ़ौरन वापस आ रही हैं तो वो क्या रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, एब्जॉर्प्शन है, या तीसरा क्वेश्चन ऑल ऑफ देम है, तो आपने बताना होगा कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। तो वेल आते हैं IEEE के 802.11 स्टैंडर्ड की तरफ, जो एक्चुअली लेयर 2 का स्टैंडर्ड है, जो आपको बताता है कि फ्रेम कैसे बनेगा और बाकी सारी ड्रामेबाजियाँ करता है। ठीक है, तो 802.11b सबसे पहले स्टैंडर्ड आया 1999 के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, जो डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था। फिर फिजिक्स की चीज़ें, आई एम नॉट गोना गो इनटू मोर डिटेल्स अबाउट इट। तो वो क्या करता था, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड के ऊपर था और ये आपको स्पीड देता है 11 Mbps। अगर आप इससे कनेक्ट हैं तो ये आपको 11 Mbps स्पीड देगा। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो आजकल अब कोई नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 802.11b से आप याद कर लो, इट्स अ बैड वन। ठीक है, इस बैड वन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें, 1999 के अंदर ये आया और 1999 के अंदर ही ये आया 802.11a, मगर इसकी खासियत ये थी कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता था। ठीक है, और ये आपको स्पीड देता था 54 Mbps। सवाल ये पैदा होता है यार, अगर जब ये टेक्नोलॉजी थी तो फिर लोगों ने इस चीज़ को क्यों यूज़ किया। उसकी वजह ये थी, ये भी मुझे सिस्को की बुक से रिसेंटली पता चला, कि जब 1999 के अंदर ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई, आई, ड्राफ्ट हुए, इन्होंने
802.11a की जो चिप बनाने के लिए एक सिलिकॉन चिप यूज़ होती थी जो बहुत एक्सपेंसिव थी और अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट्स कम होगी और बी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा आनी शुरू होगी, जो भी उसके लैन कार्ड के अंदर जो सिलिकॉन चिप नहीं लगती होती थी, क्योंकि ये जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो OFDM यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो सी है ए जो सी है वो हिट नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर और एडवांसमेंट की 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही, तो कुछ और मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया और 2003 के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली 802.11g, जो से इसमें क्या करते थे, चैनल बॉन्डिंग कर देते थे, 20 गीगाहर्ट्ज़ के 2 चैनल जोड़ के स्पीड फास्टर कर दी और ये जो सी रफली 54 Mbps देती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने एक और अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है दैट इज़ नोन एज 802.11n। ये बैकवर्ड कंपेटिबल है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में भी चलेगी और 5 गीगाहर्ट्ज़ की भी रेंज में ही चलेगी। जब आप बाज़ार से AP ख़रीदते हो ना, एक्सेस पॉइंट ख़रीदते हो, तो वो बता रहा होता है कि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का पे ट्रांसमिट करेगा या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो कुछ एक्सेस पॉइंट्स जो अब मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं वो कहते हैं वो सपोर्ट ड्यूल बैंड, या आप कहीं वर्ड देखोगे ड्यूल बैंड सपोर्ट, जब आप वायरलेस का कंट्रोलर भी लेने जाओगे तो वो भी बता रहा होगा जी ड्यूल बैंड सपोर्ट। इसका मतलब है कि वो 2.4 भी सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपने एक वायरलेस कंट्रोलर लिया, ठीक है, वायरलेस कार्ड लिया जो अपने लैपटॉप में, तो अगर उस पर लिखा हुआ है ABGN, तो इसका मतलब है A यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करेगा और BGN 2.4 भी करेगा। अगर उस पर सिर्फ लिखा हुआ है BGN सपोर्ट करता है, और बहुत सारे लोग इसको मिस सेल भी करते हैं कि N सपोर्ट कर रहा है, N टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है, मगर ये सारी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। जब तक उसके साथ A नहीं लगा होगा इसका मतलब है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, एन क्योंकि 2.4 भी सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है, और मज़े की बात यह है कि जो एन टेक्नोलॉजी है वो क्लेम करती है कि हम आपको 300 Mbps तक लेके जाएंगे। और वंस अगेन जब ये बात कर रहे हैं 300 Mbps की, तो इसका मतलब है 300 Mbps हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, यानी एक्चुअली 150 Mbps, और 150 Mbps में भी हेडर की नकूल के तो 100 Mbps तक ले जाएंगे। वेल इज़ बेटर देन 54 Mbps। ठीक हो गया, तो 802.11n बड़ा ज़ोर शोर से चल रही है, नोन एज अ माइमो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एंटीना, मल्टी इन मल्टी आउट। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी AP के ऊपर मल्टीपल एंटीने लगे हुए हैं, तो मल्टीपल एंटीने जो से हैं वो ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, और रिसीव करेंगे। जब मल्टीपल एंटीना ट्रांसमिट और मल्टीपल रिसीव करेंगे, लाइक 3 मोटरवे लेन्स हैं, तो आपके पास डेफिनेटली स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने 802.11n बनाया, मगर ये OFDM यूज़ करता है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन आई थिंक। ठीक है, ये OFDM की मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा एक रिव्यू देता हूँ कि मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है। ADSL के अंदर भी यही इस तरह की कोई चीज़ यूज़ होती है, मगर दैट इज़ नोन एज ए DMT टेक्नोलॉजी। और ये जौन सा है ये क्या करती है, एक्चुअली पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र करती है। लाइक ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सीरियल डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। सीरियल डाटा क्या होता है, 101010। ठीक है, ये जिस तरह हमारी केबल के अंदर जा रहा है। ठीक है, पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है कि ये 3 लेन है, 101010। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो क्लॉक स्पीड है या प्रोसेसिंग स्पीड है वो 1 सेकंड में 1 बिट लेके जाती है, तो देखो ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड्स में मैंने कितना डाटा ट्रांसफ़र किया, 3 बिट्स, 4 5 6 7 8 9 बिट्स इन 1 सेकंड, 9 बिट्स पर सेकंड। ये मेरी स्पीड होगी जब मैं पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जब मैं सीरियल कर रहा हूँ तो देखो क्या है, 1 2 3 बिट्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 3 बिट्स। तो इससे डेफिनेटली डिफरेंस पता चल रहा है आपको कि अगर मैं 3 एंटीने 3x3 माइमो का मतलब है, यानी उसको अक्सर लोग कहते हैं 3x3 माइमो के 3 डेजी चेन जो से रेडियोज़ हैं वो आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करके डाटा को सेंड और ट्रांसमिट करते हैं। इसके अंदर अब लेटेस्ट जो एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है इज़ 4x4 माइमो। ठीक है, CCNA की बुक बिल्कुल इसको डिस्कस नहीं करती। आई डोंट थिंक सो कि इसको CCNA के एग्ज़ाम में भी आपसे इसकी बात की जाएगी। हाँ, अलबत्ता CCNA वायरलेस में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये OFDM को यूज़ करता है, OFDM के अंदर फिर DFT FFT आ जाता है। इसको बिल्कुल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कोई इंजीनियर होगा उसको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो। ठीक है, तो बहरहाल इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 802.11n इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स विद 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ भी काम करती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ भी, और 100+ स्पीड देती है। नॉर्मली ये कहते हैं कि हम 300 Mbps देते हैं, 2.4 के साथ ये 300 नहीं एग्जैक्टली दे सकता, ये लाइक 250 तक रहता है, और
5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ ये कहता है 350 तक, 400 तक भी कुछ लोग क्लेम करते हैं अगर आपके पास अच्छी एपी और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कम है। ठीक है, तो माइमो का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि मल्टीपल एंटीने जो से मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है, और इसके अंदर मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो OFDM यूज़ हो रही है, जो कि आपके ADSL में भी यूज़ होती है, वो DMT के नाम पे यूज़ हो रही होती है। ठीक है, चैनल्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चैनल की बात कर रहे हैं। ये देखो, हम जब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेंज है वो मैंने बताई थी आपको, 2.412 से शुरू होती है, 2.484 तक जाती है। तो देखो कि पहला चैनल जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू होता है और एग्जैक्टली यहाँ पे जाके यानी 22 मेगाहर्ट्ज़ का रफली एक चैनल होता है। तो ये पहला चैनल हुआ। दूसरा चैनल देखो 5 मेगाहर्ट्ज़ के डिफरेंस के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आपका दूसरा चैनल है। ठीक है, मगर ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 एपीज़ हैं, ठीक है, एक एपी ये है और एक एपी ये है। ठीक है, और इसका जो फुटप्रिंट है, एपी का फुटप्रिंट होता है वो ये है, और इस एपी का फुटप्रिंट जी रफली ये है। ठीक है, एक पे चैनल 1 चल रहा है और एक पे चैनल 2 चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में लैपटॉप है, तो मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ इसके साथ। जिस तरह मैं घूम के यहाँ से जब इस एरिया में आता हूँ ना, तो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि इंटरफेरेंस है। ठीक है, मेरा इतना पोर्शन तो चैनल का जो सा है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, मगर ये मोस्ट ऑफ द चैनल का जो पोर्शन है वो इंटरफेयर कर रहा है, तो मेरी कम्युनिकेशन नहीं होगी या डिस्टर्ब हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, जो भी चीज़ है। ठीक है, मैं इसको ज़रा, ठीक है, तो अगर आप ज़रा क्लियरली इसको दोबारा देखें तो अगर देखो ये चैनल नंबर 2 इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, चैनल 3 भी मेरे साथ ओवरलैप कर रहा है। ये देखो ये चैनल 3 है, ये चैनल 4 भी ओवरलैप कर रहा है, चैनल 5 रफली टच हो रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के अंदर थोड़ा सा ऊंच नीच होगी तो गड़बड़ कर जाएगा, जबकि चैनल 6 जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 2 एपीज़ लगाऊं साथ साथ, क्योंकि वायरलेस का कॉन्सेप्ट ये है कि मोबिलिटी मिले आपको। ठीक है, ये तो नहीं मैं आपको कह सकता कि भाई आपको वायरलेस दे दिया, अब आप जी अपने टेबल से नहीं उठेंगे, टेबल से उठेंगे आपको वायरलेस नहीं, फिर वो कहेगा भाई मुझे फिर केबल ही दे देता। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि ये चैनल 1 पे है, ये एपी यानी चैनल 1 यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे कम्युनिकेट कर रही है, यानी ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रही है। जब मैं कह रहा हूँ चैनल तो ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, यानी 2.412 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और ये यहाँ तक है 2.422 तक। ठीक है, ये रफली 22 गीगाहर्ट्ज़ से चलती है, 2.400 से लेकर 22 तक। ठीक है, और ये फिर 22 गीगाहर्ट्ज़ है, ये 22 गीगाहर्ट्ज़ है, ये यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा जी मेरा पहली एपी जो सी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम कर रही है। ठीक है, और जो दूसरी है वो कितने पे कर रही है, चैनल 6 के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बिल्कुल डिफरेंट है, उसके वायरलेस के जो सिग्नल हैं वो इसके साथ कोलाइड नहीं करेंगे। अब मैं अगर यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ गया और मैं इस एपी से कनेक्ट हो गया, तो मेरे पास कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं इससे कनेक्टेड हूँ इस जगह पे, तो मुझे इससे आने वाले सिग्नल्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे हैं, वो चैनल डिफरेंट है। ठीक है, लाइक जब आप वायरलेस एपी लगाते हो तो आप उसको बताते हो भाई आपने इस चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट करनी है, और दूसरी एपी को बताते हो अपने इस चैनल पे, तो ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर अब मैं इसके साथ एक और फ्रीक्वेंसी चैनल लगाना चाहूँ तो लो जी, ये मैंने दूसरा फ्रीक्वेंसी चैनल लगा दिया, और ये देखो जी, और ये फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, 11 ले लो आप, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, 14 भी, क्योंकि आपने इसे भी यूज़ किया हुआ है, इसको भी यूज़ किया। 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 11 लिया। अब ये तीनों की तीन फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिल्कुल क्लीन रेंजेस हैं, इसको कहते हैं क्लीन चैनल्स। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ चैनल कॉन्सेप्ट। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर सिर्फ हमारे पास 3 क्लीन चैनल्स हैं, दैट्स द पॉइंट। अभी तो जितनी मैंने पीछे से स्टोरी सुनाई है भूल जाओ सारा कुछ, बस आपको ये याद होना चाहिए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, जिसके अंदर 802.11b जो बैड और जी जो है जो 54 Mbps को सपोर्ट करता है, आपको स्पीड देता है 54 Mbps की, वो
आपको सिर्फ 3 क्लीन चैनल्स देता है। अगर आपके घर में किसी के पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट है तो देखना 1, 6 और 11। अगर आप किसी ऐसे इलाके में लाइक आप फ्लैट्स में रह रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास वायरलेस है, तो आप देखना कि अगर आपके साथ वाले ने 11 बैंड रखा हुआ है, चैनल रखा हुआ, और आप भी चैनल 11 रख लो, तो बेचारे उसकी भी ज़िंदगी ज़ाब में पड़ जाएगी और आपकी भी। लाइक मस्जिदों के अंदर या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे मोबाइल जैमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मोबाइल जैमर कैसे काम करता है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड फेंक रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है जो आपका मोबाइल यूज़ कर रहा होता है कम्युनिकेशन के लिए। जब उसको वो इंटरफेयर कर रहा होता है उसके साथ, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और मोबाइल जैमर के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई होती, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप किसी नेबर को अगर तंग करना, वो अलग बात है, को मुझे ही सू करते थोड़ी देर में, कि भाई अगर आपके पास चैनल 1 है, आप उस वायरलेस का स्निफर लगा के देखो या वायरलेस का स्कैनर लगा के देखो। इस स्कैनर इज़ अ सिंपल थिंग, क्योंकि जब वायरलेस के ऊपर डाटा है तो कोई भी उसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच और द सिक्योरिटी होल इन द वायरलेस। वो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम लोग सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपके नेबर का जो सा है वो वायरलेस बैंड कौन सा है, चैनल कौन सा है, ठीक है। वो वायरलेस स्कैनर से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब वायरलेस स्कैनर क्या, गूगल कर लो यार, बहुत सारा कुछ बता देती है गूगल, ठीक है। मैं सारा लेक्चर गूगल से तैयार करता हूँ, मुझे खुद भी कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपने देख लिया कि उसका चैनल 6 है, ठीक है। अब तो यहाँ से आपको पता भी चल रहा है चैनल 6 फ्रीक्वेंसी रेंज देखो तो ये 2.427 से लेके 447 तक के दरमियान अगर आपको नज़र आ रही, तो आपको पता है कि यार ये चैनल 6 उसने यूज़ किया। आप भी अपनी एपी को चैनल 6 कर दो ना, आप यूज़ कर सकते हो ना वो यूज़ कर सकता है। वो पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, तो वो वाला सीन हो जाएगा उसके साथ, ठीक हो गया। तो लाइक मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा मसला यही था कि मेरे आगे पीछे सारे जो थे तीनों के तीन बैंड यूज़ कर रहे थे। मैंने वेंडर को कॉल की, मैं कहा भाई ये तो जुगाड़ बताओ मुझे, इसका क्या करें। तो जब मैं चैनल 14 पे स्विच करता था ना, मेरी थोड़ी सी स्पीड बन जाती थी, क्यों, क्योंकि वो साथ वाला मेरा चैनल 11 यूज़ कर रहा था, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई तू चैनल चेंज कर ले, तू चैनल 6 पे चला जा, एडजस्ट हो जाएगा। बल उसका मैंने अब सोल्यूशन ये किया, मैंने नया लैपटॉप लिया, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, मैंने अपनी एपी को 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दिया, कि सही हो गया, ठीक हो गया। चैनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर एक तो स्पीड की लिमिटेशन थी, दूसरी लिमिटेशन ये थी कि उसके अंदर 3 से ज़्यादा चैनल्स नहीं निकलते जो इंटरफेयर ना करें, ठीक है। लाइक अगर आप में से कोई कहे नहीं यार सर मैं तो चैनल 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है, फिर चैनल 2 यूज़ कर लो, फिर आप 6 नहीं यूज़ कर सकते, फिर आप 7 यूज़ करोगे, 7 के बाद फिर कौन सा यूज़ करोगे, लाइक से आप कहते हो चलो मैं 12 यूज़ कर लूँगा, ठीक है, ये कर लो, कोई मसला नहीं है। बट नॉर्मली आपके मसलन एपीज़ भी आपको ये चीज़ें ट्यून नहीं करने देती। कुछ एपीज़ जो सी हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही आती हैं 1, 6 और 11, कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती हैं। अगर उन्हें चैनल 1 और चैनल 6 ऑक्यूपाइड नज़र आता है, वो खुद 11 पे स्विच कर जाती हैं। ऑटोमेटेड का फीचर होगा, आप सारे जाके देखो अगर जिन जिनके पास एपीज़ हैं, ठीक है। और एक चैनल जो सा है वो 22 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, और नॉर्मली हमारी कम्युनिकेशन जो सी है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ को यूज़ कर रही होती है। अब चैनल 5 जो सा है ना, वो बहुत बड़ा चैनल होता है, ठीक है। यानी ये देखो, अगर मैं आपको, मुझे याद नहीं मैंने लिखी हुई, ये देखो 2.4 से 2.48 तक जा रहा है, और ये देखो 5.150 से 350 तक, यानी 200 हर्ट्ज़ आपके पास है। तो मैंने वो ड्रॉ नहीं किया, मुझे कोई अच्छी पिक्चर नहीं मिली, ठीक है। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ जो सी है ना, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही है, ठीक है। किसी कंट्री में वो 5.350 तक जाता है और किसी में 5.400 तक जाता है, जापान के अंदर। और बहुत सारे कंट्री, हैरत मुझे इस बात की हुई कि बहुत सारे कंट्री 5 गीगाहर्ट्ज़ अलाउड ही नहीं करते। अगर आप गूगल पे जाओ ना, गूगल पे 5 गीगाहर्ट्ज़ लिखो, विकीपीडिया के पेज के ऊपर तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट आ रही है, और उसमें कौन कौन से चैनल उन्होंने अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। लाइक चाइना के अंदर शुरू के तो 5 गीगाहर्ट्ज़ के चैनल ही अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की लिमिटेशन है। फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो से हैं वो 40 मेगाहर्ट्ज़ का चैनल भी हो सकता है, लाइक चैनल बॉन्डिंग करते हैं, लाइक चैनल ही बड़ा होता है। जब चैनल बड़ा हुआ, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये तो 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल थे ना 2.4 के अंदर, और 5 के अंदर 23 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स मिल जाते हैं आपको। जब आपके पास 23 नॉन ओवरलैपिंग चैनल हो जाते हैं, फिर आपको ये जो चीज़ मैं अभी आपको ड्रॉ करके बता रहा था, इसको सेल कहते हैं। तो आपको सेल डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। आप कहते हो ठीक है भाई चैनल 52 ले ले, 51 मेरे से अगले वाला हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आपके पास चैनल्स की ऑप्शन है 53, फिर यहाँ पे फिर 54, जो भी नंबर्स हैं, 56, फिर आप 59, ठीक है। मल्टीपल वेंडर्स अपनी 5 गीगाहर्ट्ज़ की एक्सेस पॉइंट के अंदर मल्टीपल चैनल्स की सपोर्ट देते हैं। जो
मिनिमम सपोर्ट मिलती है, अगर मैं वेंडर का नाम लिए बगैर बताऊं तो वो 6 से लेके 19 चैनल्स तक मैंने खुद देखे हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के एपी दे रही होती है। ठीक है, मल्टीपल एपीएस मल्टीपल चैनल्स की सपोर्ट देती है, मगर डेफिनेटली जब आपके पास 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि 2.4 के गीगाहर्ट्ज़ को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ देना, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, लाइक आपका आईफोन चल रहा है या आपका एंड्रॉइड का फ़ोन चल रहा है, मुझे नहीं पता आईफोन के अंदर मेरे ख्याल में 5 गीगाहर्ट्ज़ की कैपेबिलिटी है या नहीं, अब आई नीड टू चेक इट। वायरलेस स्नीफर इसी तरह, जिस तरह वायर शार्क है इसी तरह वायरलेस स्नीफर है, जो आपके वायरलेस के सिग्नल कैप्चर करके आपको बता रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है वायरलेस पे, उसे क्या मिल रहा है। ठीक है, आप उसे कहो कि 4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी स्कैन करके बताया, आपको बता देता है क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने आइडेंटिफाई किया था कि माइक्रोवेव जो सा ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बात हो रही है। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाइक ये एपीज़ लगानी है, ये एपी का फुटप्रिंट है, लाइक ये मैंने एक एपी लगाई उसका फुटप्रिंट था, ये दूसरी एपी, ये तीसरी एपी, चौथी एपी, सॉरी यहाँ पे 11 लिखना है। क्यों? क्योंकि चैनल 11 चाहिए मुझे यहाँ। क्यों कर रहा हूँ मैं 1, 6 और 11 क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि 1, 6 और 11 ही ऐसे चैनल हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, 1, 6, 11, 1, 6, 14 कर लो, डिपेंड करता है अगर आपकी एपी आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप 14 कर सकते हो या नहीं। मैंने देखी है कुछ एपीज देती हैं कुछ नहीं देती। ठीक है, ये हम टेक्नोलॉजी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की कब बात करते हैं? 802.11b एंड जी। ठीक है, ये आप इसके बगैर रह नहीं सकते। लाइक अगर आप अभी कोई लेटेस्ट एपी लेंगे तो वो कहेगी जी मेरे पास 2 एंटीने हैं, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का और एक 2.4 का। अगर आप 2.4 के एंटीने को कहोगे नहीं यार मैंने सारा कुछ बंद करना है, तो फिर आप एक्चुअली हाफ ऑफ द एपी की परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, लाइक आपको क्या आपके पीसी बताता है आपको कि भाई आपके पास 6 GB रैम लगी हुई है, आप कहते हैं नहीं मुझे आधी चाहिए 3 GB। भाई तूने फिर पे क्यों किया था? ठीक है, अब जितनी भी एपीज मिलती हैं वो 2.4 और 5 के साथ मिलती है। मैंने कोई ऐसी एपी नहीं देखी जो खाली 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करती हो। ठीक है, तो 2.4 का मकसद ये होता है बैकवर्ड कंपेटिबल। 2.4 भी आपको परफॉर्मेंस दे रहा है यार, कुछ आपके ऑफिस में ऐसे यूजर्स भी होंगे जो 2.4 पे काम करते होंगे, लाइक वॉइस और आईपी भी चलती है यार उसके ऊपर, कोई अभी इतनी बुरी चीज़ नहीं हुई। अभी तक सिस्को अपनी बुक्स में 5 को तो डिस्कस ही नहीं करती, एन बैंड को तो डिस्कस ही नहीं किया, तो इसका मतलब अभी 2.4 चल रहा है और ये चलेगा भी, थोड़ा सा आगे तक चलेगा। ठीक है, जब तक आप इंजीनियर बनेंगे, कंसल्टेंट बन जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंने ये सारी तमहीद बांधी आपको समझाने के लिए कि भाई ये भी पढ़ लो। ठीक है तो पहली एपी आपने बनाई चैनल 1 की, दूसरी एपी बनाई चैनल 6 पे, तीसरी एपी चैनल 6 पे। ये 6 यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये इसके साथ इंटरफेयर करेगा, क्योंकि जाहिर है अब ये इसका हेक्सागोनल फॉर्मेट तो नहीं होगा, कुछ ऐसा चक्कर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी चैनल 6 लगा दूँ तो वो इन स्पेसिफिक एरियाज़ में यूज़र को कवरेज नहीं मिलेगी, लाइक इस एरिया में यूज़र को कवरेज नहीं मिलेगी। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि ये इसका फुटप्रिंट है, ये इसका फुटप्रिंट है, तो इस स्पेसिफिक एरिया में कवरेज नहीं मिलेगी। तो आप खुद देख लो कि आपका नेटवर्क कितनी जगह पे काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो लोग फिर नेटवर्क से हैप्पी नहीं होंगे, वो कहेंगे भाई फिर इससे अच्छा हम ईथरनेट ही लगा लें, जब हम चल ही नहीं सकते, जब हम मोबिलिटी नहीं कर सकते। टैबलेट पीसी का कॉन्सेप्ट आ गया, नोट पैड्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वॉइस ओवर आईपी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो ये 11 बेचारा क्या करेगा? इस 11 का क्या कसूर है? बस इसने इतना सा काम करना है, तो इतना सा काम तो लंबी सी केबल लगा के कर लो, दो वो ट्रिप हैजर्ड और इस तरह की स्टोरियाँ बन जाती। ठीक है, तो ये वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जब भी आपने सेल डिज़ाइन करना होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये क्या क्या चक्कर है। अच्छा, हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो डिज़ाइन करनी थी, मगर वो बनी थोड़ी सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलर बिल्ड थी, वो इस तरह कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं थी जिसमें वायरलेस सिग्नल पेनिट्रेट कर सकता है, वो कंक्रीट की नहीं थी। तो हुआ ये कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बैंड 1 लगाया हुआ था ना, तो निचले फ्लोर पे जी भी बैंड 1 लगाया हुआ था, तो वो ब्लीड हो के, यानी एक फ्लोर से सिग्नल निकल के निचले वाले फ्लोर के साथ जाता था, कंट्राडिक्ट करता था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हमें क्या करना पड़ा कि नीचे जो सा है वो चैनल 6 चलाया और ऊपर चैनल 1 चलाया, तो वो इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई। ठीक है, इस तरह के मसले आते हैं। ठीक है, बहरहाल इन शॉर्ट यहाँ पे ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की चैनल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 3 जो बैंड्स हैं वो सफिशिएंट हैं, वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वायरलेस को, सारी वायरलेस की जितनी हम ड्रामेबाजी पढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मैनेजमेंट फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं वो IEEE करती है। अब तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा जितनी दफ़ा हम IEEE डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड्स को राइट कर रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वायरलेस की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और इनकी इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, लाइक सिस्को का वायरलेस का एपी है और वो लिंक्सिस सिस्को की प्रोडक्ट है, सही मैं कहता हूँ अरूबा के वायरलेस कंट्रोलर जो सा है वो लिंक्सिस की वायरलेस की उसके साथ
क्या होता है, ये वायरलेस के कार्ड के साथ काम कर सकता है या नहीं, या नेट गियर के वायरलेस के कार्ड के साथ काम कर सकता है या नहीं, डी लिंक के। तो ये तमाम स्टैंडर्ड्स को इंटरऑपरेबिलिटी के लिए वायरलेस वायरलेस के तमाम जो बड़े बड़े माई बाप हैं उन्होंने मिल के एक अलायंस बनाया नोन एज वाईफाई अलायंस। वो सर्टिफिकेशन दे देता है, ठीक है, कि भाई ठीक है ये अप्रूव्ड है। आपने अक्सर अक्सर बॉक्सेस के ऊपर जब आप लेते होगे तो देखा होगा ये वाई फाई, मुझे ये लोगो लगाना चाहिए था एक्चुअली, तो ए बी जी और यहाँ पे एन लिखा होता है, ठीक है, ये यूँ गोल गोल से लगे होते हैं। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है वो वाईफाई स्टैंडर्ड को मीट करती है। अगर ये वाईफाई स्टैंडर्ड को मीट करती है तो ये डेफिनेटली सिस्को की प्रोडक्ट्स के साथ चलेंगी, क्योंकि सिस्को की प्रोडक्ट्स आप बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको प्रूव करती हैं, वाईफाई सर्टिफाइड होती हैं, ठीक है। तो अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको देखना है कि ये वाईफाई सर्टिफाइड है या नहीं, वाईफाई सर्टिफाइड एन है या नहीं। ये ना हो कि वो कहे हम तो वाईफाई नहीं है, हमने तो बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर एक और रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो हर कंट्री के अंदर होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पीटीए चलती है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये काम करती है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो यूरोप को डील करता है। वो अगर आपने कोई फ्रीक्वेंसी रेंज बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है, मगर ये नहीं है आप बाय किए बगैर 3 गीगाहर्ट्ज़ नहीं चला सकते। किसी ने 3 गीगाहर्ट्ज़ लिया हुआ और उसको इंटरफेरेंस आ रही है, वो तो आपको गला दबा देगा, उसने पैसे दिए हमें, ठीक है। इसी तरह यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिफाइन करती है इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट रेगुलेटिंग बॉडी है जो हर वो कर रही है। ये सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये एफसीसी जो सी ये अमेरिकन है और ईटीएसआई जो सी है वो यूरोपियन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हो वायरलेस लगा दी, सिग्नल जा रहा है, आपने घर के अंदर वायरलेस लगा दिया, सिग्नल जा रहा है, आपकी सड़क पे एक बंदा खड़ा होकर लैपटॉप लेके जी इंटरनेट भी सर्फ कर सकता है, ठीक है। तो वायरलेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं। जो वायरलेस सिक्योरिटी के लिए 3 थ्रेट्स हैं, वो वार डायलर्स हैं, कि भाई कोई भी ओपन एपी देखते हैं, एक्सेस पॉइंट देखते हैं जिसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगा हुआ और इंटरनेट यूज़ करते हैं फ्री में। आजकल तो ज़माना नहीं रहा, 200-300 रुपये का इंटरनेट मिल जाता है, तो ये तो कोई ख़तरा नहीं है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, हैकर्स। वो वीक जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, और वायरलेस लैन की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के ले जाते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं हैकर कैसे काम करता है। एक टाइप ऑफ अटैक होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। लाइक रिसेंटली अगर आप कोई सिक्योरिटी अपडेट्स पढ़ते हों, मल्टीपल वेबसाइट्स आपको सिक्योरिटी अपडेट दे रही होती हैं, ठीक है। लाइक मैं नॉर्मली देखता हूँ, सोफोस का एक ब्लॉग है वो डिस्कस करता है। उन्होंने बताया एक रिसेंट ब्लॉग ये हुआ ये कि किसी बंदे ने कंपनी में कॉल की और उससे बताया जी मैं आपकी आईटी डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ और हमने आपका जो सिस्टम है वो वायरस स्कैन करना है, हमें कल वायरस मिला। जब वो बंदा डर जाता है यार ये मुझे तो वायरस हो जाएगा, वो से कहता है अच्छा logmein.com पे जाओ और वहाँ से ये सेशन आईडी दो, वो आपके सिस्टम में घुस गया, ठीक है। दैट टाइप ऑफ अटैक इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। या मैं यहाँ पे आईटी हेल्प डेस्क को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं चीफ एग्जीक्यूटिव या फलां बात कर रहा हूँ, मेरा ज़रा पासवर्ड रीसेट करो ना, ठीक है। अब जो बंदा हेल्प डेस्क पे बैठा हुआ वो माड़ा मेरी तरह का हो बेचारा, वो उससे नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली होती है, तो वो भला चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पे उसने वेरीफाई करने की हिम्मत ही नहीं करता, ठीक है। इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आपको हमेशा क्रॉस चेक करना होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आप ज़रा फ़ोन करो किसी बैंक के अंदर, कहो फ़लाँ मैं वीपी एसवीपी बात कर रहा हूँ, तो मेरे उधर बैंक अकाउंट बैलेंस बताओ ज़रा इस अकाउंट का, को बैलेंस पता चल गया, सॉर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ठीक है। तो हैकर जो है डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम उसे बात करने लगे तो सालों साल गुजर जाए, ठीक है। तो अगर हम उस पर बात करने लगे तो वो लेक्चर साइड पे हो जाएगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो रोग एपी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका एक नेटवर्क है और उस पर आपने ये से वायरलेस एपीज लगाई हुई 1 2 3 4, हैकर क्या करता है, हैकर ना आपके नेटवर्क के अंदर एक और वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा देता है ये, ठीक है, और आपका जो यूज़र है या यहाँ पे हट के एक और वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा देता है। चलो मैं इस एक्सेस पॉइंट जो रोग एक्सेस पॉइंट है ना उसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब होगा क्या, उसने ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है अपना, ये वो हैकर है आपका, ठीक है, वो अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर बैठा हुआ और आपको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और ये आप आ गए हैं, आप आए, आपने देखा यार ये मेरा वायरलेस है, तो आपने ना अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया इसके वायरलेस एपी के साथ, ठीक है। अब इस पर जितनी एक्टिविटी हो रही है उसको पता ही है क्या हो रहा है, ठीक है। उस वायरलेस एपी ने बताया वेलकम टू एबीसी कंपनी, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है। और उसने कहा जी अब क्या करना है, आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो। आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, उसने आपका यूज़र नेम पासवर्ड लेके उसको रिप्ले करके आपको इस एपी से कनेक्ट करा दिया और आप कनेक्टेड है, आपको पता ही नहीं है, आपका जितना डाटा सारा वो यहाँ बैठ के स्निफ कर रहा है, ठीक है। ये काम हो गया।
ठीक है। और क्या कर सकता है कि वायरलेस एपी यहाँ पे लगा के आपके नेटवर्क से और इस नेटवर्क के ऊपर डॉस अटैक कर सकता है। ठीक है, डॉस अटैक इज़ द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, कि आप एक मशीन के ऊपर इतने सारे पैकेट भेज दो या इतनी सारी उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दो कि वो बेचारा कुछ भी ना कर सके। मेरे ख्याल में जब हमने टीसीपी सिंक की बात की थी तो मैंने आपको सिंक अटैक बताया था, इस सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक, कि वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है कि आप एक कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजो, लाइक आप गूगल के पेज के ऊपर लाइक 5 करोड़ रिक्वेस्ट भेज दो, जो कि गूगल ईजिली हैंडल कर सकता है। मैं कहता हूँ से छोटे गूगल के पास ज़्यादा सारी रिक्वेस्ट भेज दो तो बेचारा पागल हो जाएगा। ठीक है, और उसके पास जब असल बंदा रिक्वेस्ट लेकर आएगा वो कहेगा गूगल पेज इज़ नॉट फाउंड, हालांकि गूगल का सर्वर तो फाउंड है। ठीक है, सिर्फ मसला ये है कि उसको प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह डीएससीपी सर्वर के पास अटैक होता है कि डीएससीपी सर्वर के पास आप अपने ही पीसी से कुछ ऐसा पैकेट डिज़ाइन करो कि आप डीएससीपी डिस्कवर फेंक दो, 5 लाख डीएससीपी डिस्कवर एक सर्वर पे फेंक दो, वो बेचारा 5 लाख यूज़र्स को आईपी एड्रेस देगा या असल यूज़र को आईपी एड्रेस देगा, जो कि एक्चुअली तो आप खुद ही होगे। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। मैन इन द मिडल अटैक ये होता है कि वो बीच में बैठा होता है और आपकी ट्रैफिक देख रहा है, लाइक ये वाला। ठीक है, स्पूफिंग ये कि थोड़ी अरसे के बाद आप अनप्लग होकर चले जाते हो मगर उसके पास आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं, वो अब अपने पास से पैकेट फेंकता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और शो कराता है ये आप हो, और नेटवर्क के अंदर जाके जो मर्जी करना चाहता है कर ले। लाइक मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें एक कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके नेटवर्क को सामने के ऑपोजिट कंपनी ने हैक करने की कोशिश की, वायरलेस से ब्रेक इन किया और उनकी डेटाबेस, क्लाइंट्स की डेटाबेस निकालना चाह रहा था। लाजिम नहीं है हैकर का सिर्फ एक ही मोटिव हो, मीन्स एंड मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। वो कोई क्लाइंट्स की डेटाबेस निकालना चाह रहा है, कोई पैसे लेना चाह रहा है, जो भी चक्कर है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे कोई ग्रज या कोई पैसों वाली स्टोरी निकल आती। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ वायरलेस को जो थ्रेट है वो ये है कि आपका अपना एम्प्लॉय जो है वो घर से एक एपी लेकर आता है, वो कहता है चलो जी थे आईटी हमें जो सी है वो वायरलेस देती नहीं है तो हम खुद ही अपना एक वायरलेस नेटवर्क बना लेते हैं। वो अपने ऑफिस के अंदर नेटवर्क के अंदर केबल लगा देता है और थोड़ा सा उसने हमारी तरह आप लोगों की तरह थोड़ा सा सीसीएनए किया होता है और वो कहता है सीसीएनए पढ़े कल यूट्यूब पे फ्री मिलता है सीसीएनए, तो वो वायरलेस की एपी लगा देता है और उसके बाद उसे आईपी एड्रेस भी पढ़ लिया है उसने, तो ABC क्लासेस की भी स्टोरी उसे समझ आ गई, उसने आईपी दे दिया और कनेक्ट कर लिया। अब मसला ये है कि उसने कनेक्ट तो कर लिया मगर उसने अपनी एक छोटी सी वायरलेस लाइन भी बना ली, मगर वो कंप्रोमाइज्ड है। उस वायरलेस लाइन पे कोई भी आके बैठ जाए आपके नेटवर्क में, मसले कोई नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह के काम नहीं करने, तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो ये वायरलेस लाइन को सबसे ज़्यादा मसले हैं। तो मिटिगेटिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स, अब सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिटिगेट कैसे करता है? ऑथेंटिकेशन करके, कि भाई सबसे पहले जब भी कोई वायरलेस पे कनेक्ट हो तो वो सबसे पहले अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे। जब यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया तो बेस्ट थिंग होगी। उसके बाद हमने कहा इंक्रिप्शन भी कर दे। इंक्रिप्शन क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ इंक्रिप्शन क्या होती है। कि से मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 या हेलो, ठीक है, ये लग तो नहीं रहा, ये तो वाकई खुद ही इंक्रिप्शन होगी। ठीक है, अब इस पैकेट को मैं ना एक एल्गोरिदम से गुजारूंगा, से सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम है। ठीक है, और इस एल्गोरिदम से कहूँगा कि ये हर एक एक वर्ड को उठाए और उस वर्ड को ना 3 डिजिट आगे ले जाए, तो ये पैकेट बन जाएगा। से मैंने यहाँ पे एक की डाली और की कहती है 3+, तो 1 का बन जाएगा 1 से आगे 2 3 4 4, 2 का बन जाएगा 3 4 5 5, 3 का बन जाएगा 4 5 6 6, हेलो का बन जाएगा H के बाद IJK, ई का बन जाएगा, ई का क्या बनेगा FGH, एल का क्या बन जाएगा MNO, ओ का क्या बनेगा PQR। ठीक है, तो ये पैकेट बन जाएगा। अब रास्ते में अगर कोई ये पैकेट खोले तो उसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है? नहीं है, मगर ये बहुत गंदी इंक्रिप्शन है। ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा एल आ रहा है तो 2 दफ़ा ओ, तो वो इससे अंदाज़ा लगा देगा कि अच्छा ये कोई वर्ड है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की इंक्रिप्शन नहीं करनी, मगर ये एक बेसिक इंक्रिप्शन है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन साइफर कहते हैं इसे। ठीक है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को आप नॉर्मली साइफर कहते हो। ठीक है, तो ये इनक्रिप्ट हो गया। इनक्रिप्ट होकर जब दूसरे बंदे के पास जाएगा उसके पास भी की होगी, वो कहेगा -3। ठीक है, वो इस सारी चीज़ को -3 करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको दोबारा 1 2 3 हेलो कर लेगा। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शन होगी। उसके बाद IDS या IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। मुझे हंसी आ रही, मेरे एक फ्रेंड है वो बहुत एक्सपर्ट है IPS के अंदर, आई नो हिम, वेरी गुरु एक्सपर्ट। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो ना सुन रहा हो। तो अच्छा, IPS से बात शुरू करते हैं। IPS क्या होती है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। ठीक है, आप ये समझो कि एक बंदा है, उसको मैंने कहा भाई तूने ना ये ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हो जा। अगर कोई बंदा ऐसा नज़र आए जिसके हाथ में बैग हो और बैग जौन सा है वो बहुत भारी हो, तो या तुमने उसे रोकना है
या तुमने मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो साइड पे खड़ा हो जाता है और वो हर बंदे को देख रहा है साइड पे। किसी बंदे को नहीं पता कि भाई ये बंदा है कोई खड़ा हुआ है या नहीं, किसी को नहीं पता, और वो गुजरते जा रहे हैं। किसी ने ऑफिस के अंदर से जो सा है वो कंप्यूटर बैग में डाला हुआ और लेके जा रहा है, उसने देख लिया, या वो उसे रोक देगा डिपेंडिंग, अगर वो आईडीएस है तो वो मुझे डिटेक्ट करके मुझे बता देगा, रोकेगा नहीं। और आईपीएस क्या करेगा, उसे रोकेगा, भाई रुक जा, खोलो बैग, अंदर क्या है। और अगर उसके अंदर कोई गलत चीज़ निकलेगी उसे पकड़ लेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो आईडीएस और आईपीएस आपके नेटवर्क पे डिवाइसेस बैठी होती हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि नेटवर्क में कैसा सा अटैक आ रहा है। जैसा सा अटैक आ रहा होता है उस चीज़ को देख के वो तमाम पैकेट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम अपने वायरलेस के अंदर यूज़ करें, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और आईडीएस आईपीएस, तो सारा कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक वो रोग एपी को भी फाइंड कर लेते हैं। लाइक अगर मेरे पास 5 एपीज लगी हुई हैं, तो हैकर आया, उसने एक एपी लगाई, डेफिनेटली वो जो भी एपी लगाएगा उसको कोई ऐसी रेंज में लगाएगा जो दूसरी एपी। अब जब दूसरी एपीज इससे बात करने लगेंगी ना, तो वो सबसे पहले इससे कोई आईपी और सारी ऐसी स्टोरी पता करेंगी, पासवर्ड वगैरह और सारा कुछ पता करेंगी, ठीक है, जब आपने इंटेलिजेंट नेटवर्क लगाया होगा। और आईडीएस भी देख लेगी कि यार ये एपी जो सी है ये मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई अप्रूव्ड एपी की लिस्ट होती है, उसके पास सारी अप्रूव्ड एपीज की लिस्ट होती है। लाइक उसके पास अटेंडेंस रजिस्टर, वो देखे दफ्तर के अंदर से कोई ऐसा बंदा निकल रहा है जो का मुझे नहीं पता, तो वो फ़ौरन उसे रोक देगा। और वो फिर अपने जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसके टर्मिनल पे रिपोर्ट करेगा, भाई मुझे कोई अपने पास कोई एक ऐसी एपी नज़र आ रही है जो कह रही है कि मैं आपके ऑफिस की हूँ, आपके डिपार्टमेंट की हूँ या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हूँ। तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की फिर जिम्मेदारी है, वो देखेगा। अगर उसने खुद नहीं डाली होगी तो वो उससे कहेगा हाँ भाई ये ठीक है, ये अप्रूव्ड है। अगर नहीं खुद डाली होगी तो वो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह के काम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये आती है वेब, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। ये क्या है, ये एक सॉर्ट ऑफ इंक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड बनाया जो आपका जो वायरलेस पे जाने वाला डाटा है उसको सेव करने के लिए, ठीक है, इनिशियली स्टैंडर्ड बनाइए। ये कब की बात है, 1999 की है मेरे ख्याल में। 1999 में वेब का स्टैंडर्ड बना, जब नई नई वायरलेस आई, शोर शराबा हुआ। एक सेकंड मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कब था। हाँ 1999 में। 1999 के अंदर जो सा है ये वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी वेब के नाम पे स्टैंडर्ड आया। और वो क्या करता था, 64 बिट की यूज़ करता था। वो याद है 3 जो नंबर था, ठीक है। इसी तरह 64 बिट की बिट और की का क्या ताल्लुक है। की देखो, अगर मेरे पास एक लॉक है, ये मैंने लॉक बना दिया, ठीक है, और इसके लिए मेरे पास एक की है, से ये दरवाज़ा है और ये लॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो की जाएगी, अगर वो मेरी की के धंधे हैं ऐसे से, ठीक है, तो कोई बंदा ये की आराम से बना लेगा, ठीक है। से मैंने कहा ये 3 बिट की है। अगर मेरे पास की होगी जिसके धंधे कोई रंग बिरंगे से होंगे और उसके अंदर कोई इतने लंबे होंगे, तो उसको ये की बनाने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग कि भाई उसके पास कैसी मशीनरी है, ठीक है। तो वेब के अंदर जो की साइज़ था वो 64 बिट की थी, ठीक है। 40 की एक्चुअली की थी और 24 बिट का जो है वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर था। इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है वो मैं अभी आपको एक ब्रेन ट्विस्टर टाइप की एक वीडियो दिखाऊंगा, अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, जो मेरे ख्याल में तब तक आप सो चुके होंगे या भाग जाएंगे मुझे छोड़ के, ठीक है। मुझे कल तक अंदाज़ा हो जाएगा, डिसलाइक्स आ जाएंगे मेरे फेसबुक पे, ठीक है। तो बिल्कुल CCNA इसको डिस्कस नहीं करता, ये मैं एडवांस लेवल की चीज़ है, मगर आपको जिस तरह मैंने पहले बताया मुझे एक छोटी सी बीमारी है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुफ्ती में तो फिर ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। तो सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। 2.4 64 बिट की होती है, ठीक है। यानी वेब उन्होंने बनाया और वो क्या कहती थी कि मेरे पास ना इतनी बड़ी की है, ठीक है। 64 बिट की होती थी उसके साथ, और उससे कोई वो ना डाटा को आपके इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, लॉक लगा देता है ऐसे, ठीक है। बिट की का मैंने आपको अंदाज़ा बताया कि लाइक मैंने कहा था कि +3 कर दो, -3 कर दो। जितनी बड़ी की होगी उतनी मुश्किल डिक्रिप्शन होगी। अगर आपने इनक्रिप्ट किया हुआ है किसी हैकर को, वो पैकेट मिल जाता है। वायरलेस के अंदर उसे पैकेट मिलना ही मिलना है। आपका बीच में वायरलेस स्कैनर लेके बैठे हो, आपको पैकेट मिलेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, वो अलग बात है, स्क्रैम्बल्ड होगा, आपको समझ नहीं आएगी। मगर क्या हुआ कि 2.4 ये जो की थी ना ये ब्रेक होगी, क्योंकि ये इस एक्चुअल की का साइज़ 40 के था, 40 बिट्स था। 24 बिट्स जो थी इसके अंदर इनिशियलाइजेशन वेक्टर था। ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है कि इस की के से मैं कहता हूँ ये जो शुरू का हिस्सा है ना, ये मैं कहता हूँ प्लेन था और बाकी जो सा है ये की थी। तो अगर किसी हैकर ने पैकेट उठाया और उसे ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो की का जो शुरू का हिस्सा है ये प्लेन है, तो उसको ये बनाने में तो देर नहीं लगेगी, बाकी उसने ये क्रैक करना है
तो ये कम्बिनेशन के साथ वो क्रैक कर लेता है। ठीक है, हमारी प्रोसेसिंग पावर दिन ब दिन, मैं अगर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे 3 साल के अंदर प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती है। 3 साल पहले देख लो आपके पास P3 P4 थे, अब i7 आ गए हैं, i7 से आगे जियोन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग पावर जितनी इंक्रीज होगी, आप कंप्यूटर को कहोगे यार पासवर्ड लगाओ, आपका ये जो 4 डिजिट का या 5 करैक्टर का जो पासवर्ड है, ये तो ब्रूट फोर्स के लिए को 5 घंटे की भी मार रही है। ठीक है, उन्होंने वेब क्रैक कर लिया। जब वेब क्रैक किया तो उस टाइम वायरलेस बड़ी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा था। ठीक है, तो वायरलेस बड़ी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा था, तो अब लोगों को ये हुआ कि यार जो मार्केट वेंडर्स थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने कहा अब हम क्या करें। उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम ना कुछ और तरीके लगाते हैं। उन्होंने वेब के साथ ना SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जब आप अपने पास एक वायरलेस लगाते हो, ठीक है, ये वायरलेस लगाया, ठीक है, ये वायरलेस लग गया, ठीक है, और उसके पास वो सिग्नल फेंक रहा होता है। ठीक है, और वो सिग्नल जब आप लैपटॉप पे देखते हो तो उसके अंदर एक बीकन सिग्नल होता है। ठीक है, उस बीकन सिग्नल के अंदर वो अपने आप को, वायरलेस अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा होता है कि भैया मैं जो हूँ, मैं abc.com से, मैं उर्दू IT हूँ। ठीक है, अगर ये उर्दू IT कंपनी का नेटवर्क है तो बता रहा होता है, और अगर आप यूज़र होते हो आपको पता चल जाता है। ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने कहा SSID हाइड कर दो। ठीक है, किसी को SSID पता ही ना हो, मगर ये ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी कंपनी ने SSID हाइड भी की हुई है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो SSID हाइड की हुई है, आपको पता ही नहीं चल रहा है SSID क्या है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि वायरलेस है या नहीं। अगर आपसे, आपके पास अभी नए जो स्मार्टफोन्स है लाइक एंड्रॉयड और आईफोन, अगर आप किसी वायरलेस AP के पास लेके जाओ और आपने उन्हें सेट किया हुआ है कि वाईफाई को ढूंढें, तो फ़ौरन आपको पॉपअप मैसेज देंगे कि भाई मुझे वाईफाई नज़र आ रहा है, डू यू वांट मी टू कनेक्ट इट और नॉट, जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपने SSID ब्लॉक की होगी, SSID हाइड की होगी, आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मगर ये कोई हैकर के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए कोई 15-20 मिनट की मार है SSID ढूंढना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बीकन के अंदर नहीं होती, मगर वो फिर भी ढूंढ लेता है। ठीक है, और उसके बाद जो एक और चीज़ है जो सिस्को इस टाइम कहती है कि ईजी है क्रैक करना, मेरे ख्याल में ये SSID की निस्बत हार्डर है, मैक एड्रेस फिल्टरिंग। हमने कहा कि जी मेरी इस AP के साथ सिर्फ ये मैक एड्रेसेस कनेक्ट हो सके। अगर हैकर अपना लैपटॉप लेकर आता है तो वो कनेक्ट नहीं हो सकेगा, मगर वो मैक एड्रेस पे ब्रूट फोर्स करके मैक एड्रेस मॉडिफाई कर सकता है। आप अपना मैक एड्रेस स्पूफ कर सकते हो। स्पूफ करने का मतलब चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो आपको पता है मेरा मैक एड्रेस जो है, काशिफ का मैक एड्रेस है 11111, आपको अच्छा मेरा भी मैक एड्रेस 1111 है। आप एक अपने पास अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और उसे बताओ कि जब मेरे पास से पैकेट निकलने लगे डाटा लिंक हेडर के ऊपर 802.3 के सोर्स मैक एड्रेस के ऊपर 11111 लगा दो। जब वो AP के पास पहुंचेगा, AP समझेगी मेरे पास से जा रहा है पैकेट, एक्चुअली मेरे पास से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है। उसके बाद जी लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने फिर एक और एल्गोरिदम बना दिया इंक्रिप्शन का, नोन एज RC4 बेस्ड। ठीक है, वेब बना दिया। RC4 एक्सट्रीम साइफर होता है। वो क्या होता है, हो मेरे ख्याल में मैंने ये सारा कुछ गलत पढ़ा दिया आपको। ये CCNA की चीज़ें नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो RC4 बेस्ड साइफर क्या होता है कि से आपका ये डाटा है, ये आपका मीडियम है, और यहाँ से आपका डाटा जाना है। ठीक है, ये आपके डाटा पैकेट्स हैं, यानी ये बिट्स हैं आपकी 010101010101। ठीक है, अगर ये आप स्ट्रीम साइफर कर रहे हो, ये स्ट्रीम है, आपने इसको साइफर करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो अच्छा 111111111, इसके साथ इसको एंड करा दो। ठीक है, एंड ऑपरेशन वही कि भाई इसको मल्टीप्लाई करा दो या जो भी करना है। ठीक है, 01 से मैंने 0 या 1, मैं इसका ख्याल नहीं कर रहा, 010100000000, ये बन गया। हर बिट जो सी आपकी इनक्रिप्ट होके जा रही है, मगर उसको रियल टाइम एक वैल्यू लग रही है। ये की है आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी ये आपकी की है। ठीक है, ये आपकी आपकी साइफर टेक्स्ट है और ये आपकी की है, ये इंक्रिप्शन की है। ये आपको स्ट्रीम साइफर, आप डाटा स्ट्रीम जा रही है और हर एक पैकेट के साथ आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, हर एक बिट को। दूसरा साइफर होता है ब्लॉक साइफर, कि आपने पूरे का पूरा डाटा पैकेट लिया, ठीक है, उसको एक डब्बे में डाला, उस डब्बे के ऊपर आपने की लगा दी और उसको अच्छी तरह मिक्सअप कर दिया, आपके पास जो रिजल्ट निकला वो ब्लॉक साइफर है। ठीक है, ब्लॉक साइफर जो है वो स्लोअर होता है, स्ट्रीम साइफर फास्टर होता है, मगर उसके साथ की स्ट्रीम लग रही होती है, इसलिए हार्डवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है। नॉर्मली जो बेस्ट साइफर टेक्निक होती है वो ब्लॉक साइफर होता है। उन्होंने RC4 को यूज़ किया, मगर वो स्ट्रीम साइफर था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी वेब के अंदर, वो भी काम नहीं किया। ठीक है, फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट सिस्को ने ट्राई किए, क्योंकि मार्केट में यूज़र बहुत था, डिमांड बढ़ गई। जब वेब क्रैक हो गया तो लोगों ने वेब को यूज़ करना छोड़ दिया और लोगों ने कहा अब हमें और सिक्योरिटी दो।
जो टेक्नोलॉजी है उसको ड्राइव करती है मार्केट की डिमांड, ठीक है। लेकिन आपके पास पाकिस्तान के अंदर BMW कम बिकती है, डिमांड कम है, मेहरान ज़्यादा बिकती है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह जब वायरलेस आ गई हर बंदे ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। हालांकि 11 Mbps स्पीड मिल रही थी, स्पीड भी कोई आला नहीं थी, मगर उस टाइम के लिए वो बहुत थी। जब आपको मोबिलिटी मिल रही है, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और डिफरेंट यूजेज थी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड बढ़ गई, मगर सिक्योरिटी क्रैक हो चुकी थी लोगों को। अब मसला ये था कि हमारा डेटा कैसे सेफ होगा, उसके इंटरम सॉल्यूशंस आ रहे थे। इंटरम होते हैं टेम्परेरी सॉल्यूशंस आ रहे थे, ठीक है। किसी ने कहा SSID ब्लॉक कर दो, मैक एड्रेस फिल्टर लगा दो, काम करता था। मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, दीज आर द फीचर्स, बट दे कैन बी ओवरकम, ये ब्रेक किए जा सकते हैं। फिर RC4 आया, ठीक है, स्ट्रीम साइफर था, उन्होंने कहा ये कर लो, मगर उसके लिए हार्डवेयर मॉडिफाई करना पड़ता था, ठीक है। फिर TKIP आया, पर पैकेट किंग, हर पैकेट के साथ उसने कीइंग और हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करता होता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आई जिसने मार्केट के अंदर जो सा अपनी जगह बनाई, और वो थी 802.11i, दैट उसको फिर IEEE ने उस स्टैंडर्ड को पकड़ के WPA कर दिया, ठीक है, ठीक है। WPA2 जो सा है ना, वो ईयर 2004 एंड 5 के अंदर आया, और वो AES की इंक्रिप्शन करता है, ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसकी बहुत हायर लेवल पे इंक्रिप्शन है, इसकी की का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसकी की 40 बिट्स की नहीं होती है, 128 और 256 बिट तक जाती है, ठीक है। और उसने फिर जो सा आपके नेटवर्क वायरलेस को बहुत सिक्योर कर दिया। अगर आपके पास उसका डाटा है भी ना, तो आपको वो डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। से AES एक छोटी की है, नोन एज ए डेस, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। डेस की जो 3 डेस की जो की है ना, उसको ब्रेक करने के लिए, ये मैं आपसे 3 साल पुरानी किताब की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं डेस की को ब्रेक करने के लिए आपको 1 साल लगेगा, ठीक है। यानी उस तरह की बनाने में, अगर आपने एक पैकेट पकड़ लिया, उस पैकेट को देख के आपने की बनानी है, तो वो बनाने के लिए आपको 1 साल लगेगा। मगर उसके लिए जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, उसकी जो प्राइस या उसकी जो प्रोसेसिंग पावर की जो प्राइस बनेगी, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है उसके जितनी बनेगी। अगर आपने एक की ब्रेक करनी है और आपके पास इतने पैसों का कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग कि भाई $10 की ट्रांजैक्शन क्रैक करने के लिए आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने इंक्रिप्शन इतनी ही लगानी होती है जितनी आपकी वैल्यू की कीमत है। ये ना हो कि आपने भेजना तो जो सा एक माउस है, मगर उसकी जो पोस्टेज है वो 50 रुपये लग जाए आपको, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। 25 रुपये का चाइना का माउस आ जाता है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता क्या वैल्यू चल रही है। तो बार अगर आपने माउस भेजना है और उसको सिक्योर भी करना है और सारा कुछ करना है, तो उस माउस के अंदर ब्लडी कोई चीज़ होनी चाहिए। लाइक अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो आर्क माउस देखा आपने, वो 50-60 बल्कि $100 से ऊपर का आ रहा है आजकल। बहुत आला माउस है, डू ट्राई इट, ठीक है। बाय करने के नहीं कह रहा, देख लेना सिर्फ, ठीक है। बहुत आला माउस है माइक्रोसॉफ्ट का आर्क माउस, ARC माउस, ठीक है। तो बार तो 802.11i आया, और वो AES की इंक्रिप्शन यूज़ करता था, दैट इज़ नोन एज ए WPA2 स्टैंडर्ड, ठीक है। WPA2 स्टैंडर्ड बन गया, जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, और इट्स अनक्रैकेबल। हम लोग कहते हैं अनक्रैकेबल, NSA ने क्रैक कर लिया तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। हमारे लिए सिविल बंदे के लिए क्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। वेब क्रैक हो जाता है, वेब क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि आपको अभी भी वायरलेस की डिवाइसेस मिलेंगी, मैं पाकिस्तान का नहीं बता सकता, यूरोप के अंदर तो अभी भी आपको मिलेंगी जो वेब पे लगी हुई है। आप पार्किंग लॉट में खड़े हो जाके 15 मिनट तो नहीं, आपको मिनिमम ना, अगर मैंने सही वर्कआउट किया तो आपको, वो बंदा अगर 2 GB का डाटा डाउनलोड करे ना, आप उसकी की क्रैक कर सकते हो। की इस तरह नहीं क्रैक हो जाती, मुंह उठाया और आपकी की क्रैक होगी। वो बंदे को नहीं डाटा डाउनलोड करना है वायरलेस से। अगर उसने डाटा वायरलेस से डाउनलोड किया, आप उसको सारा स्निफ कर रहे हो, आप उसके सारे पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो। से अगर मैंने एक डाटा लिया, ठीक है, से मैंने देखा 124 और उसके बाद आगे 8976, अगला पैकेट आया 124 8116, अगला आया 124 9912। अब आपको एक चीज़ से क्लियर हो रहा है कि ये जो पहली 3 बिट्स हैं, ठीक है, ये गलत फहमी में ना पड़ जाए कि मैं आपको इधर हैकिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहली 3 बिट हैं ये सिमिलर हैं, तो आप इससे ये क्लियर हो सकता है कि ये जो 24 है ये आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर है। अब आपने इन 4 बिट्स पे काम करना है, ठीक है। और जितनी देर में आप ये 4 बिट्स क्रैक कर लोगे, कितनी देर में 4 बिट्स क्रैक करोगे? 4 बिट्स के पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 9999 आपके कंप्यूटर को एवेल्युएट करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
मगर आपको उन तमाम पैकेट्स चाहिए, आपको वो सारे पैकेट्स चाहिए जिन पे आप ये सारी वर्किंग करो। उसके लिए आपको रफली 1 GB का डाटा चाहिए। यानी आप अगर किसी के घर से का वायरलेस या अपने घर का वायरलेस क्रैक कर रहे हैं, आप ज़रा टोरेंट लगाओ या कोई मूवी डाउनलोडिंग पे लगाओ या कुछ बड़ी फाइल डाउनलोडिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दो डाउनलोडिंग पे। आपका जो क्रैकर है, जो भी टूल है आप ढूंढेंगे गूगल करके, आई होप सो, तो वो करेगा। ठीक है, इसके लिए लाइनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, माइक्रोसॉफ्ट में मैंने नहीं देखा कभी कोई कर रहा होता। ठीक है, तो ये बातें बड़े गौर से सुनते हैं आप लोग, और जो असल पढ़ने वाली बातें वो नहीं सुनते। ठीक है, तो आगे काम करते हैं हम इस पे। तो WPA जो है उसने आपको अथेंटिकेशन भी दी और इंक्रिप्शन भी दी। अथेंटिकेशन के लिए उसने जो चीज़ यूज़ की 802.1x यूज़ की, और उसके लिए साथ एक प्रोटोकॉल यूज़ करता था EAP, एक्सटेंडेबल अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और घर का जो यूज़र है, होम यूज़र है, ये तो कॉर्पोरेट यूज़र ने यूज़ किया। ठीक है, 802.1x क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और होम यूज़र क्या करता है, प्री शेयर्ड की। वो याद है, आप एक छोटी सी पासवर्ड डालते हो ABC123, ठीक है वो, ठीक है, तो वो प्री शेयर्ड की होती है। मगर ये जो सा है, ये एक सर्वर यूज़ करता है, उस सर्वर में यूज़र ने पासवर्ड पड़े होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये अथेंटिकेशन का काम है, ये WPA2 यूज़ कर रहा है। ठीक है, और AES के लिए ये AES प्रोटोकॉल और CCMP यूज़ करता है। ठीक है, काउंटर मोड CBC मैक प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये साइफर ब्लॉक चेनिंग, ये भी एक इंक्रिप्शन टेक्निक है। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो मैंने आपको बताया था मुझे छोटी सी एक बीमारी है, तो मैं वो सिर्फ दिखाऊंगा। बड़ा ब्रेन ट्विस्टर नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आपको इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी समझ आ जाएगा, CBC भी समझ आ जाएगा। मैं भी थोड़ी देर पहले सोने वाला हो रहा था, अभी जिस तरह मैंने ये देखा ना, मेरी आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तो लेट मी शो यू, हियर वी गो। ठीक है, भागे तो नहीं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, दिस इज़ माई मैसेज, सेम मैसेज है जी, हेलो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला, से ये डब्बा है या ये प्रोसेसिंग चीज़ है। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन वेक्टर 0 थी वैल्यू, मैंने कहा कुछ ना इसके साथ ऐड करो। ठीक है, और इसको प्रोसेस किया डिपेंडिंग ऑन माई एल्गोरिदम। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से नीचे आया और यहाँ से मैंने एक की डाली, वो मेरी की थी। अगर मैं यहाँ पे AES यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है 128 बिट की यूज़ करूँ, 256 बिट की यूज़ करूँ। 256 बहुत बड़ी की है। ठीक है, तो से मैंने कहा जी 128 बिट की है, से मेरी की थी 1010111111, ये 128 बिट्स से मैंने कह दिया, और मैंने इसके साथ ऐड किया, वो एल्गोरिदम चलाया, से मैंने एंड कर दिया। मेरे पास जो डाटा निकलेगा वो मेरा साइफर टेक्स्ट होगा अब। ठीक है, अब वो जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, वो यहाँ से निकला, वो अब क्या काम कर रहा है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर का काम कर रहा है, ये वैल्यू का काम कर रहा है। ठीक है, WPA2 के अंदर मसला क्या था, अगर वो मैंने पिक्चर भूल गया, मैं निकल गई वो वहाँ से। वो याद है, मैं 1 2 3 4 के बाद फिर आगे रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था। जबकि ये नंबर सिमिलर चलते आ रहे थे। इनिशियलाइजेशन WPA में सबसे बड़ी जो गलती की थी, जो वेब ने डिज़ाइन जिन्होंने किया था, वो ये किया था कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो सा वो स्टैटिक था, काफ़ी देर तक स्टैटिक रहता था, वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को चेंज नहीं करता था। तो अगर एक वैल्यू जो चेंज ही नहीं हो रही, लाइक एक पासवर्ड है जो आप चेंज ही नहीं कर रहे, ठीक है, लाइक एक पासवर्ड है, से मैंने कहा, मैंने पासवर्ड लिख दिया काशिफ। ठीक है, अब अगले दिन मैं अगला पासवर्ड जब मैं रखता हूँ, काशिफ 123 रखता हूँ, 124 रखता हूँ, 125 रखता हूँ, किसी ने सिर्फ ये वर्कआउट कर लिया कि यार मैंने 3 साल से जो पासवर्ड रखा है वो काशिफ है, और उसके आगे सिर्फ मैं नंबर चेंज करता हूँ 3 डिजिट, तो उसको 3 डिजिट क्रैक करने में कितनी देर लगेगी। 999 ट्राई हैं। डेफिनेटली मैं 1111 भी नहीं, 111 भी नहीं रखूंगा, 999 भी नहीं रखूंगा, 100 भी नहीं रखूंगा, कोई नहीं रखता होता, 777 भी नहीं रखूंगा। ठीक है, अब आप बाकी ट्राई करते रहोगे। समझ आ गई बात की। तो सबसे बड़ा मसला यह था कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है आपका सेम था, हर पैकेट के लिए आपकी ये वैल्यू सेम होती थी और ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती थी। अब AES के अंदर क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर 0, अब अगले पैकेट में इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या था, जो पहले पैकेट का साइफर था। अब उससे अगले पैकेट का जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर था वो क्या होगा, जो दूसरे पैकेट का साइफर था। से अगर किसी ने ये पहला पैकेट कैप्चर भी कर लिया, ठीक है, और उसको इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी पता चल गया, उसको की तो नहीं ना पता चली, आपका साइफर अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे गए। ठीक है, और फिर वही साइफर को इनिशियलाइजेशन वेक्टर के तौर पे काम किया। ठीक है,
और फिर उसके साथ काम किया, फर्दर आगे चलते रहे और एंड में ये कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर, इसमें मैंने जो शो कराया वो ये कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर की वैल्यू जो सी है वो चेंज हो रही है, हर पैकेट वाइज चेंज हो रही है, हर ब्लॉक वाइज, इट्स अ ब्लॉक। ठीक है, दैट इज द वे हाउ CBC ब्लॉक साइफर चेनिंग वर्क्स, चेनिंग कैसे काम करती है। ठीक हो गया। कनेक्टिविटी, वायरलेस से कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे बेटे ने बनाई है एक्सेस पॉइंट, मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये यूं की बना दो, बना दी उसने, चिकन पॉक्स निकले हैं, मैंने उसे कंप्यूटर पे बिठाया हुआ सुबह से। ठीक है, तो ये वायरलेस की एपी है और ये सिग्नल जा रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो ये बीकन अनाउंसिंग SSID, ये जो आपके वायरलेस की एपी है वो SSID अपनी बता रही होती है। अगर आपने कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप अपने कंप्यूटर को कहो कि भाई मेरी SSID बता दो, ये मुझे कौन से वायरलेस के सिग्नल याद नहीं, जब आप अपने वायरलेस कंप्यूटर लैपटॉप को बताते हो मैंने वायरलेस से कनेक्ट होना है, वो बता रहा होता है होम 1 2 3, जिस तरह भी आपके अगर घर के एपी की जो SSID होगी वो ये होती है। ठीक है, वो बीकन सिग्नल है। फिर उसके बाद ये जब इसको प्रॉप भेजता है, प्रॉप रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, कि भाई मैंने आपसे कनेक्ट करना है, वो कहता है ठीक है, प्रॉप रिस्पॉन्स भेजता है, और वो उसके बाद फिर कहता है मुझे अब अपनी सिक्योरिटी सेटिंग बताओ। अगर आपने प्री शेयर की लिखी हुई है तो आपकी प्री शेयर की जाती है, मैक एड्रेस जाता है आपका और सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, ओपन अथेंटिकेशन और शेयर्ड की अथेंटिकेशन। ओपन अथेंटिकेशन क्या कि आपको यूजर ने पासवर्ड ही नहीं देना पड़ता, आप सीधे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, जो मैं वार डायलर के अंदर दिखा रहा था कि अब बहुत सारी एपीज ओपन होती हैं। और शेयर्ड की क्या होती है, जो आपने प्री शेयर्ड की लगाई हुई है। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड अथेंटिकेशन। 802.1x, इससे पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया है कि WPA2 के अंदर जब हमने यूज़र अथेंटिकेट करना है, अथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन नहीं कर रहा है, तो 802.1x यूज़ होता है। वो क्या करता है, जब आप आते हो, आप यूज़र ने पासवर्ड बताते हो, दैट इज़ अथेंटिकेशन। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वर लिया, दैट इज़ नोन एज अ रेडियस सर्वर। ठीक है, रेडियस सर्वर क्या करता है, रिमोट एक्सेस डायल इन सर्वर मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट एब्रीवेशन नहीं याद इस टाइम आ रहा। ठीक है, रेडियस सर्वर के पास तमाम यूज़र नेम पासवर्ड सेव हुए होते हैं। ठीक है, से ये सर्वर है, इसके पास एक डेटाबेस है, उसमें तमाम यूज़र नेम पासवर्ड है। एक यूज़र आया, उसने कहा भाई मैंने आपसे कनेक्ट करना है। ठीक है, और जब मैं कनेक्ट हुआ तो मैंने वायरलेस की जो एपी थी उसने मुझे कहा कि भाई अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेजो। ठीक है, और मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेज दिया, जी मेरा नाम काशिफ है और ये मेरा पासवर्ड है सिस्को, और ये इसने यहाँ से उठाया और रेडियस सर्वर के पास भेज दिया। ठीक है, जब रेडियस सर्वर ने मुझे एक एक्सेस टोकन दे दिया एपी को, और एपी ने मुझे वो टोकन वापस किया और उसने कहा जी अब आप ग्रांटेड हो, अब आप मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, और कम्युनिकेशन शुरू होगी। ये सिर्फ अथेंटिकेशन प्रोसेस है। इंक्रिप्शन प्रोसेस वही AES और वो साइफर ब्लॉक चेनिंग जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया वो है। ठीक हो गया। दैट जब भी 802.1x का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब है कि अथेंटिकेशन जिसमें रेडियस सर्वर इन्वॉल्व है। सिस्को अपनी एक प्रोडक्ट यूज़ करती है, दैट इज़ नोन एज सिस्को ACS सर्वर, वो सिस्को का रेडियस सर्वर है। ठीक है, उसमें फिर एक टेक-एक्स और रेडियस की बहस है, वो मेरे हमने CCNA लेवल की चीज़ नहीं, हमने डिस्कस नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज़ द वे कि भाई अगर आपने नेटवर्क के ऊपर अथेंटिकेट होना है, आपने बताना है कि मैं ये बंदा हूँ। लाइक आप जब ATM से पैसे निकलवाने जाते हैं, ATM में कार्ड डालने के बाद अपना पिन देते हैं, तो दैट इज़ एन अथेंटिकेशन। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसके अंदर फिर फर्दर आ जाता है कि आपने रेडियस सर्वर में कहा कि अगर कोई काशिफ के यूज़र नेम से आता है तो उसका मैक एड्रेस यही होना चाहिए। तो अब हैकर के लिए मैक एड्रेस तो स्पूफ करना आसान है, मगर उसके पास उसको मेरा पासवर्ड भी पता होना चाहिए। अगर उसे नेटवर्क में किसी और बंदे का पासवर्ड पता है तो उसको फिर उसका मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो खाली मैक एड्रेस स्पूफ करके आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मोर चीज़ें, जितना आप उसके लिए वर्कआउट बढ़ाएंगे इतना आपका नेटवर्क मोर सिक्योर होता जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर और एक और कॉन्सेप्ट आता है वायरलेस के साथ, इज़ नोन एज ए NAC, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, रेडियस का मुझे एब्रीवेशन याद आ गया, रिमोट एक्सेस डायल इन सर्विस। ठीक है, डायल इन यूज़र सर्विस है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो NAC का कॉन्सेप्ट ये है कि यूज़र आपसे कनेक्ट हुआ, आप ये कंफर्म करना चाहते हो उसके पास एंटीवायरस है, वो दिन के इस टाइम पे कनेक्ट हो रहा है, उसके पास एंटीवायरस अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका एंटीवायरस अपडेटेड है, उसके पास विंडोज़ की तमाम अपडेट्स इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या चक्कर है, अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो उसकी जी ये स्पेसिफिक पोर्ट्स ओपन कर दो, बाकी तमाम पोर्ट्स बंद कर दो, ये सारे काम कर सकता है वो। फिर रेडियस सर्वर आपके साथ साथ अकाउंटिंग भी कर रहा होता है कि भाई उस बंदे ने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, डिपेंडिंग आपने क्या क्या काम लेना है उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। 802.11 जो वायरलेस का स्टैंडर्ड है, उसमें फिर A आया, B आया, G आया और N आया। अब टोपोलॉजी बिल्डिंग ब्लॉक कि वायरलेस कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है, एक मोड होता है एडहॉक मोड। एडहॉक मोड ये कि दो कंप्यूटर हैं, दोनों का वायरलेस इनेबल किया और आपस में कनेक्ट हो गया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, मुझे XP का याद नहीं है, विंडोज 7 के अंदर एडहॉक मोड इनेबल हो जाता है और आप दो वायरलेस आपस में कनेक्ट कर सकते हो बगैर किसी एक्सेस पॉइंट के। ठीक है, फिर आ गया
ये नॉर्मल मोड है, मगर इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, और एक्सपेंडेबिलिटी नहीं है। अगर आपने दूसरा बंदा यूज़ करना है तो आप उसको यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो जाओ, मैं इधर हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ एड हॉक बेस्ड है। ठीक है, टेम्प्रेरी दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करना। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड के अंदर एक आता है BSS। ठीक है, बेसिक सर्विस सेट। इसमें क्या है कि आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, और वो जो सा है वो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर लो। ठीक है जी, एक AP की लिमिट होती है, उसके ऊपर कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। अगर एक AP के ऊपर 50 कंप्यूटर कनेक्ट कर दोगे, डेफिनेटली परफॉर्मेंस गिर जाएगी। फिर एक और कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ठीक है, कि बहुत सारे APs हैं वो आपस में कनेक्ट कर दी हैं आपने। ठीक है, और इन तमाम APs को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ऊपर WLC पड़ा हुआ है, सिस्को का WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इन तमाम APs को मॉनिटर कर रहा होता है, इन तमाम को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। इधर ACL भी लगाई होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई ये यहाँ से पिंग ना कर सके इसे। ठीक है, और इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा देता है ये तमाम APs। अब आप एक्सटेंड कर सकते हो नेटवर्क को। ठीक है, जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहो। ठीक है, अगर आपकी ये AP डाउन हो जाती है, आपका वायरलेस का नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो इससे बचने के लिए आप दो दो कंट्रोलर्स लगा देते हो। ठीक है, तो कंट्रोलर जो है वो नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, तमाम APs को कंट्रोल करता है, और आप इससे कनेक्ट होते हो। आप इससे कनेक्ट होने के बाद ये कंट्रोलर, जिस तरह ही आप कनेक्ट होते हो, कंट्रोलर आपको कहता है यूज़र नेम पासवर्ड भेजो। आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड भेजते हो, और पासवर्ड फिर आप एक रेडियस सर्वर के पास से अथेंटिकेट करवाते हो। रेडियस सर्वर से अथेंटिकेट हो जाता है, फिर आप अपनी इंक्रिप्शन चलाते हो। इंक्रिप्शन को यूज़ करते हुए फिर आप डाटा सिक्योरली ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सारा हो गया वायरलेस की स्टोरी। आपकी शक्ल ऐसी ऐसी तो नहीं होगी, मेरी होगी है, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है, और मैं भी जब नीचे जाऊंगा तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो ये था जी ओवरऑल वायरलेस का चैप्टर ख़त्म हो गया। और गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने ICND की आधी से ज़्यादा किताब ख़त्म कर ली है। सिर्फ आगे दो चैप्टर्स रह गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं 2 लेक्चर्स में वो चैप्टर ख़त्म करूं। तीसरे लेक्चर में आपको लैब देख के और आखिर में वो बाबों की तरह, जिस तरह माइयाँ घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनकी तरह नसीहतें करके और ICND कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह हमारी ICND 1 कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन पहले दिन मुझे आइडिया आया ये काम करने का, तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी दूर तक जा पहुंचूंगा, मगर मेरे ख्याल में बहुत आगे पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह ICND 1 कंप्लीट होगा। आखिर में मैं आपको एक क्विक रैपिड राउंड दूंगा नोट्स का। आई विल डेफिनेटली पुट इट ऑन द ब्लॉग। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ICND 2 शुरू करेंगे, जो और डिटेल्ड है। और इसके बाद ये जो अगला चैप्टर है वो हमारा राउटर के ऊपर है। राउटिंग चलेगी फुल टाइम। राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे हम, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। अगर इन डेप्थ ना जाए तो परेशान ना हो। लाइक मैंने स्पेनिंग ट्री नहीं पढ़ाया, इसका ये मतलब नहीं मैं पढ़ाना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि स्पेनिंग ट्री आगे बहुत इन डेप्थ में आएगा, इसलिए मैंने उसको टच ही नहीं किया। जितना उस इसको ने एक पैराग्राफ में बताया, उससे मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह, तो थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। मेरा ख्याल है घंटे से ऊपर लेक्चर हो गया, मगर मुझे आज एक लड़के कमेंट आए थे, सर वीडियो अपलोड कर दें। तो जनाब वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप इन्जॉय करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।